भारतीय बाजारों में कमजोर शुरुआत के बाद लौटी बेहतरीन रिकवरी और दिन की ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते हुए बाजार आखिरी 1.5 घंटा रहेगा बेहद एक्शन भरा, क्योंकि दुनिया भर के बाजारों में है सुस्ती और खामोशी के संकेत, लेकिन भारतीय बाजार है चुस्त दुरुस्त। क्या करेक्शन पूरा करके फिर से ऊपर जाने की तैयारी में है या फिर रेंज बाउंड रहेंगे बाजार और रेंज के ऊपरी स्तरों पर आएगी प्रॉफिट बुकिंग? लेंगे इस सवाल का जवाब। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जानेंगे अनिल जी से कि ऐसे बाजार में रणनीति क्या बनानी चाहिए जो दोनों तरफ के मौके दे रहा है और एक्सपेक्टेशन के ऑपोजिट मूव्स आ रही हैं। सबसे पहले तो बताइए सर, बड़ी बातें क्या हैं अभी की? दिन की ऊंचाइयों की तरफ बढ़ते हुए बाजार 11,850 के करीब है। निफ्टी और 11,850 को पार किया भी है और बैंक निफ्टी 24,650 के पार तक पहुंचा है। 600 अंकों की मजबूती वहां पर भी दिखी है। बैंकिंग, एनबीएफसी, एफएमसीजी, ऑटो, ये चार ऐसी स्पेस है जहां से बढ़िया मजबूती आती दिख रही है। इसके अलावा सीमेंट शेयर भी बेहद मजबूत है, लेकिन आईटी, सरकारी बैंक और मेटल शेयरों में आज प्रॉफिट बुकिंग का माहौल है। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो अमेरिकी बाजारों में से कोई खास संकेत नहीं, एकदम सिंपल यूँ कह सकते हैं 10 पॉइंट ऊपर 10 पॉइंट नीचे जैसा मामला डाउ फ्यूचर्स में दिखेगा आपको। न तेजी न मंदी। यूरोप के बाजारों में आधा % का नुकसान है, लेकिन हाँ एक चीज़ आप कह सकते हैं कि कल जिस तरह से तेज़ गिरावट अमेरिकी बाजारों में हुई, उस तरह का डर और पैनिक का माहौल इस वक्त ग्लोबल मार्केट्स में नहीं है, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन बाकी फिलहाल इस वक्त तक की बड़ी बातें यही हैं दीप आपके लिए। बिल्कुल अनिल जी, तो ग्लोबल मार्केट्स में एटलीस्ट पैनिक का माहौल नहीं है, बट ये भारतीय बाजारों में इतना सेलिब्रेशन का माहौल कहाँ से आया सर? इतना कॉन्फिडेंस, और कोटक महिंद्रा बैंक को अगर हटा भी दें फिर भी हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी को बाकी नामों से भी सहारा मिल रहा है, तो किस वजह से इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है बाजारों को? दीप जी, जब भी आप इस तरह के सवाल 2 बजे पूछते हैं ना तो थोड़ा आराम से उसका विश्लेषण किया जा सकता है। 9:15 बजे और 8 बजे थोड़ा मुश्किल काम है, और 3:30 बजे आप पूछे तो और भी ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि अगर जो ज्ञान, जो नॉलेज और जो समझ 3:30 बजे आती है, अगर वो 9:15 बजे आ जाए तो कहना ही क्या। तो अब चूंकि आप पूछ रहे हैं कि क्यों हुआ है, तो उसके कारण जब आप ढूंढने जाएंगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा। एक कारण जो आप कोटक महिंद्रा बैंक के दमदार नतीजों की कह रहे हैं वो तो है ही, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन नतीजों से ज़्यादा इस बात को लेकर बाजार उत्साहित हुआ है कि चलिए एमएससीआई में जो कुछ भी बदलाव हो रहे हैं इनके नियमों में, उसके चलते हुए वो हिंदुस्तान में ज़्यादा पैसा डाल पाएंगे। लोग अंदाज़ा ये लगा रहे हैं कि 25-30 हज़ार करोड़ की बाइंग आ सकती है 1 दिसंबर के पहले, और अगर वो बात सही है और वाकई में अगर इतनी खरीदारी आनी है तो फिर तो स्टॉक्स को चलना चाहिए, और फिर बाजार की रिकवरी जो आई है आप उसी को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसके अलावा तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है आज के सेशन में जिसकी वजह से हमारे बाजार एकदम बदले की भावना से ऊपर बढ़े और 2-2.5% आपका बैंक निफ्टी बढ़ जाए, निफ्टी आधा पौन % मजबूत हो। तो एकमात्र कारण अगर नज़र आता है तो वो यही है कि एमएससीआई जो अपने नियमों में बदलाव कर रहा है फ्री फ्लोट को लेकर, और ऐसे में जितनी जो भी एफआईज, जो भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, वो ऑटोमेटिक रूट के जरिए किसी भी स्टॉक में जितना पैसा लगा सकते हैं उसे गिना जाएगा। अभी तक देखिए क्या है, फॉर एग्जांपल आज कोटक महिंद्रा बैंक की बात करते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक में 51% तक की फॉरेन होल्डिंग की अनुमति है बैंक के बोर्ड की तरफ से, यानी कि मैक्सिमम आप 51% तक कोटक महिंद्रा बैंक में फॉरेन इन्वेस्टर्स खरीद सकते हैं। ऑटोमेटिक रूट के जरिए 74%, 74% की अनुमति है सरकार की। तो अब जो वेटेज गिना जाएगा कोटक महिंद्रा बैंक का वो 74% गिना जाएगा। इस तरह का बदलाव एमएससीआई इंडेक्स में हो रहा है। अब वो अलग बात है कि वाकई में 74% तक फॉरेन इन्वेस्टर्स खरीदेंगे क्या या नहीं खरीदेंगे। अभी 51% है और एफआईज की होल्डिंग 42% है, अभी भी 9% कम है। अगर या तो ऐसा हो कि एकदम आपकी एफआईज लिमिट फुली चल रही है और आप ये सोचें कि भाई अब जैसे ही खुलेगी लोग लपकेंगे, लेकिन वैसा है नहीं। तो ये एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जिसके बेसिस पे फॉर्मूला बदला है। लेकिन देखिए बाजार को बढ़ने और गिरने के लिए कोई भी कारण चाहिए। अब वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने कारण अभी पूछा इसलिए ठीक है, सुबह अगर आप पूछते तो सुबह इस कारण में उतना दम नहीं था, क्योंकि भाई अच्छा अगर कोटक महिंद्रा बैंक सबको खरीदना है, एफआईज को खरीदना लगता है 74% हो जाएगा, तो फिर वो पहले 42 वाला 51 तो आए, 51 तक अभी तक अनुमति है, वो तो 51 पर भी नहीं है। तो ये एक मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, इसका मतलब ये ना समझे कि कोई कोटक महिंद्रा बैंक पर हमारा व्यू अच्छा नहीं है, क्योंकि कल आपको पता होगा कुणाल जी, राकेश जी ने, वसीम साहब ने, तीनों ने आपको कोटक महिंद्रा बैंक में तगड़ी खरीदारी करने की राय दी, स्टॉक वहाँ से भागा भी है। तो पॉइंट सिंपल यही है कि इस वजह से, लेकिन मेरा ये समझना है कि जो जितना उत्साहित होकर मार्केट ये सोचा कि इतनी बड़ी खरीदारी आएगी, ऐसा नहीं होने वाला। अल्टीमेटली आप फॉर्मूला के लिए, वेटेज के लिए आप गिन सकते हैं
कि भाई इतना वेटेज बढ़ रहा है, लेकिन एक्चुअल खरीदारी आने के लिए पहले कंपनी को अपने प्रोविजन करने पड़ेंगे उतनी एफआईज लिमिट बढ़ाने के लिए, और उसके बाद एक्चुअल खरीदारी आनी भी चाहिए। तो देयर आर सो मेनी स्लिप्स बिटवीन कप एंड लिप्स, होगा धीमे धीमे होगा, अनडाउटेडली पॉजिटिव खबर है, लेकिन इतनी नहीं कि जिसकी वजह से आप एकदम ये सोचें कि आज के आज लोग जाकर स्टॉक पर टूट पड़ेंगे और कल से मिलेगा नहीं। आप देखिए अदानी का कौन सा अदानी ट्रांसमिशन था शायद मेरे ख्याल से, वो भी स्टॉक अदानी ग्रीन माफ कीजिएगा, वो भी 5% के ऊपरी सर्किट पर है। उसमें भी यही बात चल रही थी कि शायद इस यहाँ पर भी बड़ी खरीदारी आएगी। तो अब इसको डिटेल में आगे देखना होगा, लेकिन अगर आज आप ढूंढ रहे हैं कारण कि किस वजह से हुई है, तो उसकी वजह एकमात्र ये है। दूसरी वजह आप ये कह सकते हैं कि आज प्रधानमंत्री जी की मीटिंग है, वित्त मंत्री जी के साथ में भी है, बाकी सचिवों के साथ में भी है, और दूसरे राहत पैकेज की उम्मीद की जा सकती है। ज़्यादा संभावना इस बात की है दीप कि पुराने राहत पैकेज पर क्या प्रोग्रेस हुई है उस पर बातचीत रखेंगे, उस पर वो विचार विमर्श करेंगे, समीक्षा करेंगे। लेकिन नया राहत पैकेज आज का आज आ जाएगा, इसमें मुझे संदेह है। हो सकता है उस पर बातचीत हो सकता है बातचीत ना भी हो, लेकिन जो भी होगा वो शाम को पता चलेगा। लेकिन ये दो खबरें ऐसी है जिसमें उम्मीद में बाजार खरीदारी करता हुआ आपको नजर आ रहा है। बाजार को तो उम्मीद चाहिए, एक्शन तो ठीक है, ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स कर ही लेते हैं, बस एक्शन करने के लिए एक ट्रिगर चाहिए, वो ट्रिगर आज बाजार को मिला है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और भसीन साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, और आइए भसीन साहब से बात करते हैं, बिगुल के साथ करते हैं उनका स्वागत। वसीम साहब स्वागत है आपका। बताएं सर एक बार तो बाजार का डायरेक्शन और आपका अपडेट। तो सर आपको कल कहा था खुल के कि ये टाइम लेने का है, बैंक निफ्टी 25,000 जाएगा, 600 पॉइंट बढ़ गया बैंक निफ्टी, और लोग बाग अभी भी सोच रहे हैं क्या हुआ नहीं हुआ, मंदी वालों का सौदा नहीं कटा, और अभी भी नहीं कटेगा सर। थर्सडे को एक्सपायरी 25,000 के ऊपर होएगी, शायद उससे ज्यादा ही होए। और आपको कहा था लेने का मौका है, अगर आप थोड़ा सा अपने आप को बांध ले, कान और नाक को इस तरफ मत देखिए जो टीवी पे है डाउ जोन्स, बिकॉज दैट इज नॉट इन योर इंडिया इज इन द स्वीटर स्पॉट। इससे अच्छा टाइम ही नहीं है। आप टायर के सेल देखिए, आप ऑटो के सेल देखिए, आप सीमेंट की सेल देखिए, दैट इज द प्लेस टू बी। अपडेट ये है कि आपका कोटक बैंक आज 155 रुपए ऊपर है कल के भाव से, तो उसमें बहुत स्प्लेंडेड रिटर्न आया। सुबह आपको 2 कॉल दी थी, एसीसी और अंबुजा 44 वाला 55 रुपए है, और एसीसी 1620 वाला 1665, तो उन दोनों में आप प्रॉफिट बुक कीजिए। उसके अलावा आपको डाबर दिलाया था 512.13, वो 525 है। HDFC लाइफ 591, और गोदरेज प्रॉपर्टी भी अपना टारगेट 1030 हिट कर गया। तो मेरी डायरेक्शन क्लियर है सर, बैंक निफ्टी इज गोइंग टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। Low rates, low oil is only a catalyst for Indian markets, and the trend in COVID is on a decline. So all three make for good buying. अब आप कहें तो 2 बाइज हैं, आप कहें तो मैं शुरू करूं। जी सर प्लीज बताएं दोनों भाई। आज सीमेंट तो आपके कमाल करते हुए दिखे, दोनों एसी से अंबुजा तगड़े रिटर्न देते नजर आए। दोनों स्टॉक किस स्पेस से हैं सर? तो सर पहला भाई है फार्मा में, आई थिंक फार्मा रिजल्ट्स विल बी वेरी गुड, और वहाँ एक लैग शेयर है औरोबिंदो ने अभी अपनी डाइवेस्टमेंट की बात की है। 787 788 में लीजिए, 772 का स्टॉप लॉस रखिए। मुझे 825 से 840 का कल का भाव दिखता है, बिकॉज ऑफ एक्सपायरी एंड the news flow which can come from this company. दूसरा बाय होएगा, आपने देखा कि इंश्योरेंस कंपनीज आर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। ICICI प्रू लीजिए 412.13 में, 400 आज का जो स्टॉप लॉस है 404.50 का, 440 का टारगेट। ओके 440 तक के टारगेट के लिए ICICI प्रू में करनी है खरीदारी, और औरोबिंदो फार्मा में करनी है खरीदारी। ये है दोनों ही पिक्स भसीन साहब की तरफ से। औरोबिंदो फार्मा 772 772 का स्टॉप लॉस लगाइए, 825 से 840 दो टारगेट रखिएगा, और ICICI प्रू 404 रुपये 50 पैसे 404.5, ये स्टॉप लॉस है 440 का टारगेट। बहुत बहुत शुक्रिया सर ये बेहतरीन पिक्स देने के लिए और हमारे दर्शकों को बताने के लिए। तो आपसे 2:50 पर फिर से होगी मुलाकात। इस बीच चलिए बढ़ते हैं आगे, नज़र डालते हैं इवेंट्स पर, और मानसी हमारे साथ है बताने के लिए। मानसी बताइए कौन सी इवेंट्स हैं सबसे खास?
गुड आफ्टरनून अनिल सर। नतीजों से शुरुआत करेंगे। निफ्टी स्पेस में टाटा मोटर्स, भारतीय एयरटेल के नंबर्स पर फोकस है। इसके अलावा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, अमरा राजा बैटरीज के नतीजे भी आने हैं। इसके अलावा अगर ट्रिगर्स की बात करें, आज शाम को जो बैठक होने वाली है काफी इंपॉर्टेंट है। वित्त मंत्री के साथ प्रधानमंत्री की बैठक पर फोकस रहेगा। अगले स्टिमुलस पैकेज, साथ ही आत्मनिर्भर भारत की स्कीम पर इस बैठक में चर्चा होती हुई दिख सकती है। कल नतीजों के लिहाज से निफ्टी स्पेस में एलएनटी, हीरो मोटोकॉर्प, टाइटन, एक्सिस बैंक, डॉक्टर रेड्डीज के नंबर्स आने वाले हैं। वायदा बाजार में मैरिको, आरबीएल बैंक, पिरामल एंटरप्राइजेस, कमिंस इंडिया जैसे नंबर्स आते दिखेंगे। और कैश स्पेस की भी एक लंबी लिस्ट है। कल का दिन रिजल्ट स्पेसिफिक काफी ज्यादा रिजल्ट हैवी रहने वाला है। एलएनटी नतीजों के साथ स्पेशल डिविडेंड पर एक बोर्ड बैठक करने वाला है। वहीं टाटा मिस्त्री मामले में अंतिम सुनवाई कल होने की संभावना है। हिंदुस्तान जिंक डिविडेंड देने की रिकॉर्ड डेट है। वहीं एपीएल, अपोलो ट्यूब्स नतीजों के साथ शेयर विभाजन पर एक बोर्ड बैठक करने वाला है। इंडिया बुल्स वेंचर्स का नाम कल से बदल जाएगा, धनी सर्विसेज ये हो जाएगा। और अंत में गुरुवार का दिन अक्टूबर सीरीज की एक्सपायरी एक तो होने जा रही है। इसके अलावा मारुति सुजुकी, बीपीसीएल के नंबर्स पर फोकस रहेगा। साथ ही हैवेल्स इंडिया, टीवीएस मोटर, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट, टाटा केमिकल्स, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, वोडाफोन आइडिया, इंडिगो, ढेर सारी वायदा बाजार की कंपनियां हैं जिनके नंबर्स गुरुवार के दिन आने वाले हैं। कैबिनेट की बैठक 12 बजे गुरुवार के दिन होती दिखेगी। आईडीबीआई बैंक यूआईपी के जरिए फंड जुटाने पर बोर्ड बैठक करेंगे। वहीं यूएस, यूरोपियन यूनियन Q3 जीडीपी के डेटा जो है वो आते हुए दिखेंगे। तो ग्लोबल मार्केट से भी कुछ संकेत हैं जिस पर हमारी नजर रहेगी। बिल्कुल, तो एक्शन पैक दिन होने वाले हैं मार्केट्स के लिए और ऑफ कोर्स एक्सपायरी का भी हमें इंतजार है। पर आइए एक्शन की शुरुआत करते हैं इस शो के लिए बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। गुड आफ्टरनून दीपांशु देखिए, सुबह हमने अल्ट्राटेक सीमेंट कॉल बाय दिया था, उसका टारगेट हिट हुआ। हमने टीसीएस पुट बाय दिया था, उसका टारगेट हिट हुआ। हमने बजाज फाइनेंस कॉल बाय दिया था, उसका टारगेट हिट हुआ। अभी हमें फाइनेंशियल स्टॉक्स में और मोमेंटम लगता है। हमें लगता है दीपांशु यहां से फाइनेंशियल स्टॉक्स में और अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। तो फाइनेंशियल स्टॉक्स में जो अभी यहाँ पे रडार पे आया है वो है एलएनटी फाइनेंस। 66 रुपए 50 पैसे के आसपास स्पॉट लेवल से भी ट्रेड कर रहा है। एलएनटी फाइनेंस के अंदर यहां से खरीदारी करनी चाहिए। यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलेगा। एलएनटी फाइनेंस में ऑप्शंस के जरिए 66 वाला कॉल जो कि ₹1.60, ₹1.70 पे भी ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। एलएनटी फाइनेंस में लास्ट 2 दिनों 3 दिनों में जो करेक्शन देखने को मिली उसमें एलएनटी फाइनेंस ने बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया, साइडवेज मूव दिया। एलएनटी फाइनेंस कल का और परसों का जस्ट अभी हाई ब्रेक कर रहा है और आज फाइनेंशियल स्टॉक्स में देखिए एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिल रहा है। एलएनटी फाइनेंस यहां से 70 से 74 रुपए तक का अपसाइड मूव जल्दी दिखा सकता है। इसके लिए 66 वाला कॉल यहां पे सीएमपी पर खरीदारी करें। नीचे में 50 पैसे पे स्टॉप लॉस लगाए, यानी सीएमपी से ₹1 नीचे। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिलेगा एलएनटी फाइनेंस के 66 के कॉल का, वो ₹2.5 से लेकर ₹3 तक का देखने को मिलेगा। बाय एलएनटी फाइनेंस 66 कॉल एट सीएमपी, स्टॉप लॉस 50 पैसे से 60 पैसे में नीचे में लगाए। ऊपर में ₹2.5 से ₹3 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। एलएनटी फाइनेंस 66 रुपए का कॉल खरीदिए, यहां पर आप बढ़िया तेजी बनते हुए देख सकते हैं। बिगुल, राकेश जी, कुणाल जी के लिए चार्ट कॉर्नर। बताएं सर। दीपांशु, अब जो स्टॉक हम बता रहे हैं ये स्टॉक जो है जोर का झटका जोर से लगाएगा। डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में आ रहा है, मिस नहीं करना। स्टॉक है बजाज फाइनेंस। इसी सीरीज में इसके नतीजे आए थे, नतीजों के बाद करेक्शन देखने को मिली और अब स्टॉक के अंदर एक टर्न अराउंड ब्रेकआउट। स्टॉक जो है डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में आ रहा है। एक्सपायरी एकदम नकेट खड़ी है, शॉर्ट सिस्टम के अंदर है। ये स्टॉक शॉर्ट कवरिंग का और फ्रेश लॉन्ग का एक बहुत ही प्रबल दावेदार है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, तेजी जो है वो सबसे ज्यादा फाइनेंशियल स्टॉक्स में है और फाइनेंशियल स्टॉक्स में जो सबसे बेहतरीन चार्ट फॉर्मेशन कहीं पर है तो वो बजाज फाइनेंस में है। क्लियर ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। इसका वीकली चार्ट देखने लायक है दीपांशु, वीकली चार्ट देखना चाहिए जहां पर बुलिश फ्लैग पैटर्न का एक क्लियर ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। यह शेयर 4000 के भी लेवल्स आने वाले वक्त में दिखाएगा। इमीडिएट टारगेट जो है वो 3650 3700 रुपए का होना चाहिए, तो 3650 का टारगेट होना चाहिए जिसके लिए बाय करें। यहां पर जो स्टॉप लॉस है वो 3390 पर 3390 रुपए पर रखें। पहला टारगेट ही 3625 रुपए का, दूसरा टारगेट 3670 रुपए का होगा। तो 3670 के टारगेट के लिए बजाज फाइनेंस में खरीदारी कराएं।
बिल्कुल। तो बजाज फाइनेंस पर करी खरीदारी, फाइनेंशियल बैंक्स यहाँ पर ज़बरदस्त तेज़ी बनती हुई दिख रही है। पर और कौन से स्टॉक्स हैं जहाँ पर आपको नज़र रखनी चाहिए? चलते हैं वरुण के पास खबरों वाले स्टॉक्स के लिए। वरुण बताइए, मार्केट्स खुलने के बाद कौन से स्टॉक्स एक्शन में आए हैं? देखिए, सबसे भरपूर एक्शन तो आपको देखने मिला सीएट में, जहाँ पे नंबर्स आए, नंबर्स काफ़ी बेहतर है। इसके चलते जितने टायर स्टॉक्स है उनमें तेज़ी देखने मिल रही है। मार्जिन्स 10.1% से बढ़ के 14.8% पे आए हैं। कंपनी का जो मुनाफा है उसमें भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, 44 करोड़ से बढ़ के ये 182 करोड़ पे आए हैं। तो बहुत ही स्ट्रांग नंबर सीएट के। स्टील स्ट्रिप व्हील्स, इस कंपनी को यूरोप और यूएस से 7 करोड़ का ऑर्डर मिला है। पटेल इंजीनियरिंग, 1564 करोड़ का इस कंपनी को ऑर्डर मिला है। अरुणाचल प्रदेश से इस कंपनी को ये ऑर्डर मिला है, तो एक बहुत बड़ा ऑर्डर इस कंपनी को मिला है। काफ़ी अच्छी खबर है इसके लिए। नोवाटिस, इस कंपनी की जो पेरेंट कंपनी है नोवाटिस पीएलसी, उसने अपना जो गाइडेंस है 2020 का उसको बढ़ा दिया है। पहले इनका जो ऑपरेटिंग गाइडेंस था वो लो डबल डिजिट के अनुमान का था। अब इसको बढ़ा के इन्होंने लो डबल डिजिट टू मिड टीन्स, यानी कि 15-16% के आसपास, जिसको मिड टीन्स कहते हैं, उसको बढ़ा दिया है। तो ये एक अच्छी खबर। सीएसबी बैंक, आईएफएल फाइनेंस के साथ बेसिकली इन्होंने करार किया है। गोल्ड लोन की फाइनेंसिंग के लिए इन्होंने ये करार किया है। टीसीएस, नॉर्वे की एक कंपनी से इनको डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक ऑर्डर मिला है। और एक ब्लॉक डील हुई है इंडियन होटल्स में 20 लाख शेयर्स की। भरपूर स्टॉक्स हैं एक्शन में। शुक्रिया वरुण, ये सारी डिटेल्स हमारे साथ शेयर करने के लिए और इन स्टॉक्स पर व्यू देने के लिए। चलिए, और अभी कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर ब्रेकआउट्स आ रहे हैं। एक और बिगुल राकेश जी, कुणाल जी के लिए चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। दीपांशु, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, हम थोड़ा सा रुकना चाहेंगे। स्टॉक्स तो 2 रडार पर हैं। ओके, कोई बात नहीं। स्टॉक्स का इंतजार कर रहे हैं, तब तक कुछ और कॉल्स आने की तैयारी में है, तो हमारे एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। वागले साहब के पास भी कॉल्स आने की तैयारी में है, सुमित जी भी कॉल्स दे रहे हैं और चार्ट कॉर्नर की ऑलरेडी एक कॉल आ गई है, पर कुछ और कॉल्स आने की तैयारी में है। तब तक मेरे पास कुछ स्टॉक्स हैं जिसके बारे में मैं एक्सपर्ट्स की राय चाहूँगा, जिस पर सीएट एक स्टॉक है जिसके बारे में वरुण भी बता के गए और उसके नतीजे काफ़ी अच्छे रहे। सुमित जी, जरा सीएट का चार्ट देखकर बताइए क्या ट्रेंड यहाँ पर एक्सपेक्ट करना चाहिए अब? देवांशु, तेजी का ट्रेंड है। स्टॉक एक वन साइड मूव दिखा रहा है। पिछले 7 दिनों में स्टॉक ने लोअर लेवल से अच्छी तेजी दिखाई है, जिसमें 980 के आसपास के लो से स्टॉक ने अभी मूव स्टार्ट किया था पिछले 7-8 दिन पहले। स्टॉक 1200 के ऊपर सस्टेन करने पे 1250 से लेके 1260 तक का अपसाइड मूव दिखा सकता है। आई थिंक स्टॉक के रिजल्ट्स भी बढ़िया आए हैं, तो स्टॉक के अंदर मोमेंटम बिल्डअप रहना चाहिए और यहां से ऊपर का मूव ही देखने को मिलना चाहिए। बिल्कुल, तो नज़र रखिए सीएट पर। टायर स्टॉक्स बढ़िया एक्शन आ रहा है, ऑटो स्टॉक्स यहाँ पर भी आप एक्शन देख रहे हैं। और इसलिए अब चलते हैं वागले साहब के लिए, वागले के वंडर का। बताएं वागले साहब। दीपांशु, स्टॉक वही है जो आपने मुझे सुबह पूछा था, आईजीएल। तभी मैंने डायरेक्शनली तो व्यू पॉजिटिव दिया था। अभी 400 के ऊपर निकला है, 405 406 का भाव है। मुझे लगता है ये 412 415 तक जाने के लिए तैयार है। यहाँ पर बाय करें, 404 तक बाय करें। 402 के नीचे का स्टॉप लॉस होगा, आपकी 1% की रिस्क होगी। और 412 का पहला टारगेट, 415 417 का दूसरा टारगेट। 415 417 के टारगेट के लिए यहाँ पर आईजीएल में करें खरीदारी 402 के स्टॉप लॉस के साथ। ये है आपके लिए आईजीएल में खरीदारी करने की राय। तो ये स्टॉक है, बेहतरीन प्रदर्शन करता हूँ। दीप, मैंने भी डेटा आज तैयार कर लिए, जल्दी से कर लिए। बस 2:30 बजे मैं आपको डेटा विश्लेषण भी कर लूँगा, हो सकता है 2:25 के आसपास ही कर लूँ, क्योंकि 2:30 बजे सेठी साहब भी आपके पास आएंगे। इस बीच बाजार दिन के हाई पॉइंट की तरफ आते हुए दिख रहे हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर 650 अंकों का दमदार उछाल आपको इस वक्त नजर आएगा बैंक निफ्टी पर। आइए कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन भरपूर है और उसी पर हमारे एक्सपर्ट से राय ले लिया जाए। भारतीय इंफ्राटेल, वॉल्यूम एक्शन जबरदस्त है, प्राइस एक्शन नहीं है। 1% मजबूत है, लेकिन 43% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये क्लियर है कि कहीं ना कहीं एक्शन तो ये दिखाने वाला है भारतीय इंफ्राटेल। जरा इसके चार्ट्स देखिए और कुणाल जी राय दीजिए क्या करना चाहिए।
अनिल जी देखिए, मैंने ये देखा है कि इंफ्राटेल का जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा होता है थोड़ा मिसलीडिंग होता है अनिल जी, और उसकी वजह शायद ये है कि उतना ज़्यादा लिक्विड ये फेंडो में नहीं है। चार्ट्स पर देखें तो किसी तरह का कोई ब्रेकआउट अभी तक नहीं है। जो बड़ा ब्रेकआउट है वो 195 रुपए के ऊपर आएगा, तो मैं इसमें खरीदार होऊंगा। अगर ये 195 का लेवल पार करता है तब 210 की जगह खुलेगी। तो इन स्तरों पर वेट एंड वॉच करेंगे और फोकस रखेंगे फाइनेंशियल स्टॉक्स पर। ओके, तो ये है आपके लिए भारतीय इंफ्राटेल में राय। इस बीच एक स्टॉक और जो बड़ा कमाल करता हुआ दिखा है वो है मुथूट फाइनेंस। 7% मजबूत है मुथूट फाइनेंस का स्टॉक। और कल क्लोजिंग शो में खराब बाजार में सचिन जी ने मुथूट फाइनेंस को खरीदारी करने की राय भी दी थी। और स्टॉक आप देखिए, इस स्टॉक ने मजबूत बाजार में ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है। वाह, गजब दौड़ लगाता हुआ दिख रहा है। मुझे याद है मैनेजमेंट से जब हम बात कर रहे थे, उन्होंने स्टॉक स्प्लिट का डिसीजन टाला था, तब 1200-1100 रुपये का भाव होता था। वाकई में अब स्टॉक स्प्लिट और ऊपर के दाम पर होगा, ये जोरदार होगा। लेकिन आइए इस वक्त आगे फोकस करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। और एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर लेकर आ रहे हैं हमारे संवाददाता समीर दीक्षित, नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। समीर, बताइए किस कंपनी से जुड़ी खबर है और क्या है खबर? बिल्कुल सर, ये बड़ी खबर जुड़ी है भारतीय रेलवे से, और जो कंपनियां इस खबर में उन पर नजर बनी रहेगी ये है भेल, यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इसी के साथ IRCTC पर भी नजर बनी रहेगी। दरअसल खबर यह है कि सरकार अगले 5 साल में मिशन 100% इलेक्ट्रिफिकेशन के तहत करीब 2700 डीजल इंजन को हटा करके इलेक्ट्रिक इंजन पटरी पर दौड़ाना चाहती है। तो ये बड़ा लक्ष्य भारतीय रेलवे ने अपने लिए तय किया है, जिसमें 2700 डीजल इंजन हटाया जाएगा। और इसके लिए बाकायदा चिट्ठी भी, पूरा रोड मैप, कैसे किस तरीके से 2700 इंजन हटाए देंगे, इसका पूरा एक रोड मैप जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है CPCB, इसको सौंप दिया है। और जो रोड मैप तैयार किया है भारतीय रेलवे में, उसमें यह है कि पहले साल यानी कि साल 2020-21 में 960 डीजल इंजन हटाए जाएंगे, और उसके अगले साल 365, फिर 360, और उसके बाद 470 डीजल इंजन हटाए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के जो रोड मैप तैयार किया गया है उसमें 2700 के करीब डीजल इंजन को हटाया जाना है। जाहिर बात है, जब डीजल इंजन हटेंगे और इलेक्ट्रिक इंजन आएंगे तो ये एक बड़ा मौका बनेगा उन कंपनियों के लिए जो लोकोमोटिव्स या इसके मैन्युफैक्चरिंग में कहीं कहीं मदद करती हैं। और इसीलिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड एक बड़ी कंपनी है जो भारतीय रेलवे के साथ मिलकर के लगातार काम कर रही है। और ऐसे में जब 2700 डीजल इंजन हटेंगे तो ये एक अपने बाजार तैयार करेगा तकरीबन 30 से 32 हजार करोड़ रुपए का। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप केवल एक इलेक्ट्रिक इंजन को देखें तो उसको बनाने की लागत तकरीबन 14 से 15 करोड़ आती है फिलहाल जो लागत है, और डीजल इंजन जो हटेंगे उसकी लागत आती है तकरीबन 10 करोड़ की। तो ऐसे में जब आप ये समझ लीजिए कि 2700 इलेक्ट्रिक इंजन जब बनाने के लिए रेलवे आगे बढ़ेगी तो अपने आप में ये एक बड़ा मौका बनेगा भारतीय रेलवे में, और साथ में जो कंपनियां रेलवे के साथ काम करना चाहती हैं। जी सर। बिल्कुल, तो ये भेल के लिए हो सकता है गेम चेंजर। क्यों हो सकता है? देखिए, जो डीजल इंजन है उनको बदलकर इलेक्ट्रिक इंजन किया जाएगा और अगले 5 साल में ये किया जाएगा। और ये जो सारे इंजन बदलने की कॉस्ट होगी ये होगी 32 से 35 हज़ार करोड़ रुपए। जी हाँ, 32 से 35 हज़ार करोड़ रुपए। और इस 32 से 35 हज़ार करोड़ रुपए का सबसे बड़ा ऑर्डर, सबसे बड़ी जो चीज़ होगी वो होगी आपके लिए भेल के लिए ऑर्डर्स मिलना। तो भेल के लिए अगले कई सालों तक का रेवेन्यू आपके लिए साफ होता हुआ नज़र आता है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है जो आप देखेंगे इस वक्त आगे आने वाले समय में। जाहिर सी बात है कि सरकार लगातार कोशिशें कर ही रही है, रेलवे ये कोशिश कर ही रही है कि डीजल इंजन को ख़त्म किया जाए और इलेक्ट्रिक इंजन लाए जाएँ। तो अगले 5 साल में अगर ये डीजल इंजन सारे इलेक्ट्रिक इंजन में बदलने वाले हैं तो 32 से 35 हज़ार करोड़ के ऑर्डर्स आएंगे। और ये 32 से 35 हज़ार करोड़ में सबसे बड़ा हिस्सा जो बनेगा वो भेल का बनेगा। तो ये भेल के लिए ये बड़ी बात हो सकती है, बड़ी गेम चेंजर हो सकती है। ये है बड़ी खबर और इसके लिए रोड मैप तैयार हो चुका है सरकार की तरफ से। और जब जब इस तरह के ऑर्डर्स की खबर आएगी तब आप भेल के स्टॉक को एक्शन में ज़रूर देखेंगे। तो आइए भेल पर ही एक राय ले ली जाए हमारे एक्सपर्ट से। सुमित जी, जरा भेल के स्टॉक्स पर नज़र डालिए और बताइए क्या मौका है खरीदारी करने का? आज वायदा कारोबार के बैंड से बाहर भी निकला है। अनिल जी, बिल्कुल मौका है खरीदारी करने का और खरीदारी करना भी चाहिए। बहुत अच्छे लेवल्स पे स्टॉक मिल रहा है और पिछले 5 से 7 दिन में ये स्टॉक में जो देखने को मिला है वो निचले लेवल से 10% का तेजी देखने को मिला है। और अब ये स्टॉक कल का हाई ब्रेक करने जा रहा है। तो 30 रुपए 25 पैसे के ऊपर सस्टेन करने पे और 10 से 15% का अपसाइड मूव भेल के अंदर देखने को मिल सकता है। तो 10 से 15% का मूव अगर खाना है तो भेल को यहाँ पे लेना है।
बिल्कुल 10 से 15% तक की अपसाइड के लिए भेल यहाँ पर आपके लिए हो सकता है एक बेहतरीन स्टॉक। तो इस स्टॉक पर रखेगा आप नज़र, यहाँ पर एक्शन हो सकता है भरपूर और स्टॉक दिन के हाई पॉइंट की तरफ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वायदा कारोबार के बेंच से आज निकला है, बाहर निकलने के बाद इस स्टॉक में एक्शन भरपूर होता हुआ दिख रहा है। आइए कुछ और स्टॉक्स हैं जो भरपूर एक्शन दिखा रहे हैं और उनमें से है एक एशियन पेंट्स, जो सुबह सुमित जी ने 10 की कमाई में रिकमेंड किया था। और एशियन पेंट्स की रिकमेंडेशन और भी शायद सिमी जी से या किसी से तो आई थी, 2 जनों से आई थी, किरण जी से, किरण जी और साथ ही सुमित जी ने। सुमित जी हमारे साथ हैं। सुमित जी ने 2250 2300 के टारगेट दिए। सुमित जी आपके टारगेट्स की तरफ तो बड़ा तेजी से बढ़ रहा है। 10 की कमाई में तो आमतौर पर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से होता है। बताएं सर क्या करना है अभी लेवल पर 2200 के आसपास? बिल्कुल अनिल जी, सुबह 2140 का भाव था जब एशियन पेंट्स में लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट किए थे और 2200 2250 इमीडिएट शॉर्ट टर्म के टारगेट थे जो कि आज देखने को मिले हैं। और स्टॉक 2200 के ऊपर सस्टेन करने के बाद ये तेजी और एक्सटेंड करेगा और फिर जो ऊपर के टारगेट दिए थे 2250 से 2300 के, वो लेवल्स देखने को मिलेंगे। पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है, होना ही चाहिए। कोई भी डिप आता है तो खरीदारी करें और जिन्होंने ट्रेडिंग के लिए लिहाज से लिया है वो बुक कर सकते हैं, पोजिशनल वाले होल्ड करें। ट्रेडिंग के लिए लिया है तो बुक करिए, पोजिशनल पिक है तो होल्ड करिए, बट फ्रेश लाइफ हाइज पर आपको एशियन पेंट्स इस समय दिख रहा है और जबरदस्त यहाँ पर एक्शन है। नितिन जी भी हमारे साथ हैं, विश्वेश जी भी हैं और साथ ही सिद्धार्थ सिद्धानी साहब भी हैं। नितिन जी आपके पास एक बार आना चाहूँगा सर। कोटक बैंक से तो शानदार परफॉर्मेंस आ ही रही है, जो पर बाकी हैवी वेट्स हैं बैंक निफ्टी के, जैसे कि आईसीआईसीआई हो गया या एक्सिस हो गया, क्या यहाँ पर भी एक आगे बड़ी परफॉर्मेंस आ सकती है एक्सपायरी तक? इन जैसे नेम्स में क्या एक्शन देख रहे हैं सर? देखिए, मार्केट में सुबह नेगेटिव ओपनिंग के बाद जब नेगेटिव होकर के नीचे गिरी तो डेटा बहुत तेजी से पॉजिटिव की तरह कन्वर्ट हुआ और मेनली 11:32 11:30 के आसपास डेटा में बहुत ज्यादा बाइंग सिग्नल दिखे हैं और उसके बाद डेटा काफी पॉजिटिव हो गया और मुझे लग रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाना चाहिए और ये शॉर्ट कवरिंग भी हो गई है क्योंकि कल काफी शॉर्ट पोजीशन बनी थी। और आप डेटा में देखोगे तो काफी अनकॉमन सा डेटा है, जैसे कि एक्सिस बैंक में 29% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन, कोटक बैंक में 51% का ओआई एडिशन है, आईसीआईसीआई बैंक में 36% है, एचडीएफसी बैंक में 21%। तो जितने भी बैंकिंग स्टॉक्स हैं उसमें हेवी ओपन इंटरेस्ट एडिशन है। ये जरूर है कि रोल ओवर्स हो रहे हैं, आज पोजीशन इंट्राडे में स्क्वायर अप होगी और अगले महीने में शिफ्ट हो जाएगी, बट ये इंट्राडे में भी काफी बाइंग हुई है। तो मुझे लग रहा है कि नीचे से के लेवल से एक तो शॉर्ट कवरिंग भी हो रही है, बाइंग भी हो रही है। तो अब 11,800 का एक बेस बन रहा है, 11,800 के नीचे नहीं जाना चाहिए। वही ऊपर में 12,000 का एक रेसिस्टेंस है। पॉसिबल है कि अगर कुछ पॉजिटिव न्यूज आती है तो हम शॉर्ट कवरिंग भी दे सकते हैं क्योंकि काफी शॉर्ट पोजीशन है। बट ये है कि आज डेटा 11:30 बजे के बाद काफी पॉजिटिव डेटा बना है और स्टॉक्स में भी और बैंक निफ्टी में भी। और बैंक निफ्टी आप देखेंगे तो ब्रेकआउट लेने की तैयारी कर रहा है, तो मुझे लग रहा है नेक्स्ट रैली बैंक निफ्टी लीड करेगा और हो सकता है 25,000 के ऊपर हम लोग जाए, 25,200 भी जा सकते हैं। तो मंदी नहीं खेलनी चाहिए, पुट में नहीं रहना चाहिए। डेटा मुझे आज काफी पॉजिटिव टर्न होता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल। और 11,635 माफ कीजिएगा 24,635, अगर इसके ऊपर आज बैंक निफ्टी क्लोज देता तो एक बढ़िया ब्रेकआउट 25,200 तक का बनेगा, क्योंकि 21 अक्टूबर को 24,635 की हाईएस्ट क्लोजिंग आपने अब तक देखी है। जो हमने 23 मार्च से करेक्शन के बाद जो तेजी देखी उसकी हाईएस्ट क्लोजिंग के ऊपर अगर आज बंद होता है तो वो आपके कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला संकेत होगा। आइए बढ़ते हैं आगे और एक और बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ चलते हैं। स्वाति खंडेलवाल हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ हैं इस वक्त। आइए जानते हैं उनसे क्या है बड़ी खबर। स्वाति बताइए। जी बिल्कुल, बड़ी खबर ऑटो कंपनी से यहाँ रिलेटेड है, बट SEZ यहाँ फोकस में होंगे क्योंकि सूत्र हमें बता रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने एक बड़ा अप्रूवल दिया है और मदरसन सुमी इस कंपनी के लिए बहुत बढ़िया खबर आते हुए नजर आ रही है क्योंकि उनके लिए एक बड़ी टैक्स राहत यहाँ मिल रही है। सरकार ने 4 साल के लिए मदरसन सुमी को SEZ यूनिट का EOU स्कीम एक्सटेंड किया है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट जिनको वो टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं उसके टाइमलाइन जो खत्म हो रहे थे उसको 4 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। तो 27 अगस्त 2017 से बढ़कर 26 अगस्त 2022 तक के लिए ये EOI स्कीम मदरसन सुमो को मिलेगी, जो कि एक बढ़िया खबर है कंपनी के लिए, जिसके तहत उनको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं।
मदरसन सुमी के लिए टैक्स को लेकर बड़ी राहत सरकार की तरफ से 4 साल के लिए इनकी एसईजेड यूनिट को टैक्स में छूट दी गई है और अब ये 26 अगस्त 2022 तक बनी रहेगी। स्टॉक है मजबूत 3% की शानदार तेजी। विश्वेश जी से लेते हैं इस पर राय। विश्वेश जी, 3% मजबूत है मदरसन सुमी, क्या करना चाहेंगे? देखिए, मेरे हिसाब से एक बहुत ही क्रिटिकल बैंड है अनिल जी, 111। अगर आप देखेंगे तो लास्ट ऑलमोस्ट 15 अक्टूबर के बाद स्टॉक ने 5 से 6 बार 111 अटेम्प्ट किया था और क्लोज नहीं किया था। तो अगर 111 के ऊपर जाता है तो ही तेजी करिए, अदरवाइज मेरे हिसाब से मूव फिजल आउट हो सकता है। ऑन दी अदर हैंड लोअर लेवल पे मुझे लगता है कि 111 नहीं टूटता है और नीचे में मुझे लगता है 105 102 की रेंज में आता है। तो अनिल जी देखिए, जहाँ पे फाइनेंशियल्स अच्छा कर रहे हैं, मुझे लगता है ऑटो अगर करना भी है तो लेवल की वेट करें। 111 के ऊपर ही मदरसन सुमी में खरीदारी करने की राय होगी। ओके, तो 111 के ऊपर टिकने के बाद मदरसन सुमी में करें खरीदारी। बिगुल, कुणाल जी और राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। अनिल जी, अब एक और स्टॉक जो नेकलाइन तोड़ रहा है ऊपर की, वो है मारुति। पूरे ऑटोज में सेल ऑफ देखने को मिला, मारुति में लीस्ट सेल ऑफ था और ये स्टॉक एक लेवल्स को तोड़ रहा है, अपने रेजिस्टेंस को तोड़ रहा है और काफी इंपॉर्टेंट जो इसके 7-8 अक्टूबर के उसके पुराने लेवल्स थे, उन लेवल्स को तोड़ के उसके ऊपर निकल रहा है। एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है, एक्सपायरी पास में खड़ी है। तो ये स्टॉक भी शॉर्ट कवरिंग प्लस फ्रेश लॉन्ग्स का एक अच्छा दावेदार है और इसमें भी एक्सपायरी के नजरिए से एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, एक पैटर्न बन रहा है जिसको असेंडिंग ट्रायंगल कहते हैं। जो सितंबर का लो है उसके मुकाबले जो अक्टूबर का लो है ये हायर है और उसके बाद एक ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। तो ये स्टॉक काफी बड़ी तेजी दिखा सकता है। इन लेवल्स पर बाय करके चलें। एक बहुत छोटा सा 1% का स्टॉप लॉस रखें, यानी कि 7120 पर एक स्टॉप लॉस रख करके केवल 70-80 रुपए का स्टॉप लॉस रखें, बाय करें। और ऊपर जो पहला टारगेट है वो 7370 रुपए का 7370 और दूसरा टारगेट 7450 का मारुति पर खरीदारी की राय है। और साथ ही अनिल जी एक सवाल आपके लिए है, तो जब फुर्सत हो तो अनिल जी एक सवाल मेरा है, उसका जवाब दीजिएगा। मैं 3:30 बजे तक एकदम फुर्सत में रहता हूं, जब तक बाजार है, उसके बाद में मैं बहुत बिजी हो जाता हूं, तो इसलिए अभी पूछ लीजिए। जी जी जी। तो मिस्टर अनिल सिंघवी ऑफ बैंक निफ्टी फेम, आपसे सवाल है अनिल जी। बैंक निफ्टी, अनिल जी मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी में कुछ तूफानी, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। क्या आपको भी ऐसा ही कोई आभास हो रहा है अनिल जी? और अगर होगा तो क्या आपको लगता है 1000 पॉइंट की तेजी बैंक निफ्टी में मुमकिन है? अच्छा, आपके सवाल का जवाब देना है। चलिए दीप बजाइए कल के 2000 का बिगुल, उसके बाद कुणाल जी के सवाल का जवाब दिया जाए। तो आधा जवाब तो मिल ही गया, बिगुल बजाया जाए कल के 2000। बताइए सर, 25,000 के ऊपर बैंक निफ्टी? अब तक मैं सोचता था मैं ही दूसरों के दिमाग को पढ़ लेता हूं, लेकिन मेरे दिमाग को पढ़ने वाले लोग भी बहुत हैं और मैं इसलिए जल्दीबाजी कर रहा था। आपको ध्यान है, मैंने 2 बजे यही कहा कि आज मैं डेटा के साथ जल्दी तैयार हूं, 2:25 पर देना चाहता हूं, लेकिन एक के बाद एक बिगुल जो आ रहे थे। बैंक निफ्टी डेफिनेटली बड़ा ब्रेकआउट देने की तैयारी में। 24,000 मेरे लिए क्या जरूरी थे मैं बता देता हूँ। 24,635 के ऊपर की क्लोजिंग। अब बचा है 1 घंटा, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ, मानकर चल रहा हूँ कि 24,635 के ऊपर की मुझे क्लोजिंग मिलेगी, ये मैं मान के चल रहा हूँ। और वो क्लोजिंग होगी तो वो हाईएस्ट क्लोजिंग होगी अब तक की 23 मार्च के लोज से। तो इस लिहाज से बैंक निफ्टी के लिए ऊपर के टारगेट खुलते हुए दिख रहे हैं। अब चूंकि तेजी से फ्यूचर्स भागते हुए नजर आने, मैं जब बात कर रहा था 24,650 के आसपास चल रहा था, अब 100 पॉइंट ऊपर है। आप 24,700 का कॉल ऑप्शन लीजिए, जो मेरे ख्याल से 300 रुपए के आसपास, 290 के आसपास मैंने देखा था, अब शायद 300-325 के आसपास होगा। जो भी भाव हो वो आप देख लीजिए, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता क्या भाव है। विश्वेश जी मदद कर सकते हैं मेरी। विश्वेश जी जरा इसके 24,700 के कॉल ऑप्शन की वैल्यू निकाल के रखिएगा और यहाँ पर खरीदारी करने की राय है आपके लिए। और जो लोग सीधा फ्यूचर्स खरीदना चाहें वो फ्यूचर्स भी खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 24,750-60 पर यहाँ पर खरीदिए। 24,650-625 आए तो और लीजिए। आपको स्टॉप लॉस लगाना है 24,500 पर। 24,500 के स्टॉप लॉस के साथ आपको खरीदारी करनी है
और आपका टारगेट होगा 24,950 और उसके बाद 25,050, 25,150। इन 3 टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी बैंक निफ्टी में। तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी यहाँ से कमाल दिखाने की तैयारी में है। और विश्वेश जी, आपको एक मदद करनी है और वो ये कि अगर 24,700 का कॉल ऑप्शन खरीदना है तो उसके लिए स्टॉप लॉस और टारगेट क्या रखना है ये आपको बताना है जी। अनिल जी, 24,700 का कॉल अभी 341 342 के आसपास चल रहा है और जिस हिसाब से वॉल्यूम डेटा है मेरे हिसाब से डेफिनेटली इसमें मूवमेंट लग रहा है। कहीं ना कहीं एक ही कैविएट है जो मैं हाईलाइट करूंगा और वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1.2 है और जब भी इतना ऑप्टिमिज्म रहा है मैं थोड़ा सा बैकफुट पे रहता हूँ। तो बैंक निफ्टी डेफिनेटली ऊपर जा सकता है। तो 24,700 जो भी कॉल ऑप्शन चल रहा है मेरे हिसाब से 342 के आसपास, और अगर इसको आप खरीदारी करते हो 342 के आसपास तो आपको कंजर्वेटिवली एटलीस्ट 218 रुपए का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तो 218 के स्टॉप लॉस से 24,700 का कॉल 342 के आसपास। ये है आपके लिए राइट। अगर कॉल ऑप्शन खरीदते हैं तो 218 के आसपास का स्टॉप लॉस रखें। टारगेट क्या रखने चाहिए विश्वेश जी, जरा टारगेट बताएं। अनिल जी देखिए, अगर मूव यहाँ से आता है तो 25,000 के कॉल ऑप्शन में जो 13,80,000 शेयर है, मतलब 14 लाख का शेयर ओपन इंटरेस्ट है, मुझे लगता है वो टेस्ट हो सकता है। तो यहाँ से 250 पॉइंट के मूव एक्सपेक्ट कर रहे हो और 24,700 ऑलमोस्ट एट द मनी हो जाएगा। तो अगर आप एटलीस्ट 250 का आधा, मतलब 150 रुपीज का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये 340 है, वो एटलीस्ट 500 रुपए तक जाना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए इस वक्त बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय। नीचे आए 24,625, 24,650 मिले तो वो सही एकदम परफेक्ट एंट्री लेवल है। लेकिन चूंकि कुणाल जी ने पूछ लिया तो कुणाल जी को तो मना कर ही नहीं सकते, कुणाल जी को जवाब देना तो जरूरी है। अब थोड़ी सी देर में मैं आपके सामने डेटा फिर से रखूंगा। डेटा के बजाय ट्रेड तो दे ही दिया, डेटा थोड़ी देर में मैं रखूंगा। तब तक एक बार सुमित जी के लिए सुपर हिट का बिगुल और उसके बाद विकास सेठी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित जी के लिए बिगुल। बताएं सुमित जी। अनिल जी, आप लोग बैंक निफ्टी पे चला रहे हैं, बैंक निफ्टी का बाय कॉल दे रहे हैं, तो बैंकिंग स्टॉक्स तो पीछे रहेंगे ही नहीं, बैंकिंग स्टॉक्स भी उनके साथ साथ चलेंगे। तो जो स्टॉक यहाँ पे रडार पे आया है वो है एक्सिस बैंक। जस्ट अभी कल का हाई निकाल रहा है, 510 का स्पॉट लेवल्स है। इसके लिए 510 का कॉल लेने का सलाह रहेगा। 10 रुपया 60 पैसा, 10 रुपया 70 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। एक्सिस बैंक का 510 का कॉल सीएमपी पे लेने का सलाह रहेगा। एक्सिस बैंक कल का हाई निकाल रहा है। बैंक निफ्टी के साथ साथ ये फ्रंट रनर बैंकिंग स्टॉक्स भी चलेंगे। एक्सिस बैंक मेरे को ऐसा लगता है ऊपर में 515 520 रुपए तक का मूव ट्रेडिंग के लिहाज से दिखाएगा और पोजिशनल नजरिए पे 540 से लेकर 550 रुपए तक का मूव दिखा सकता है। इसके लिए एक्सिस बैंक में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 510 वाला कॉल सीएमपी पे खरीदारी करें, 4 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 17 रुपए से लेकर 20 रुपए तक का मूव देखने को मिल सकता है। बाय एक्सिस बैंक 510 कॉल एट सीएमपी, स्टॉप लॉस 4 रुपया, टारगेट 17 से 20 रुपया, 1 से 2 दिन का टारगेट। ओके, तो ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय, एक्सिस बैंक का 510 रुपए वाला कॉल ऑप्शन। आइए सेठी साहब के लिए बिल्कुल सदाबार सेठी साहब। बताएं सेठी साहब। गुड आफ्टरनून अनिल जी। आज भी 2 स्टॉक है, एक कैश मार्केट का स्टॉक और एक F&O का स्टॉक है। दोनों में खरीदारी करने की सलाह है। पहले एक अपडेट देना चाहूंगा, कल जब इस समय बाजार में मार्केट मची हुई थी तब मैंने L&T के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह दी थी। 950 के लेवल्स थे, मेरा टारगेट था 985 का। आज 981 के लेवल्स तक स्टॉक गया है, अभी भी 975 पे ट्रेड कर रहा है। तो लोगों के इसमें अच्छे पैसे बने होंगे ट्रेडर्स के। बाकी जो मेरे आज की कैश मार्केट की कॉल है वो एक सीमेंट सेक्टर का स्टॉक है जो कि सेक्टर आज फोकस में है। स्टॉक का नाम है मंगलम सीमेंट, जो कि 204 के लेवल्स पे अभी ट्रेड कर रहा है। एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है विद इन द सीमेंट स्पेस, मिड साइज कंपनी है। बिरला उत्तम नाम का इनका ब्रांड है। हमने देखा हाल ही में जो सीमेंट सेक्टर से नतीजे आए हैं, जो बड़ी कंपनियां जैसे एसीसी, अल्ट्राटेक या अमूल्टा, उनके तो नतीजे अच्छे थे ही, बट जो छोटी सीमेंट कंपनीज है जैसे सागर सीमेंट, हेडलबर्ग सीमेंट, इनके भी नतीजे बहुत ही शानदार आए हैं। तो मुझे लगता है ये कंपनी भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी करंट क्वार्टर में। और बाकी अगर आप देखेंगे तो जून क्वार्टर में जहां प्रमोटर्स की हिस्सेदारी कंपनी में 22% की थी, वो बढ़ के सितंबर क्वार्टर में हो गई है 23.61%, 23.61%।
ये कंपनी बीके बिरला ग्रुप की कंपनी है जिसमें सेंचुरी टेक्सटाइल्स की करीबन 8.5% की हिस्सेदारी है। फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, वैल्यूएशन के लिहाज से भी सस्ता है। प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल देखेंगे तो अराउंड 9.6 का है। अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 15%। पिछले 3 साल में जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा है। अगर आप FY19 के भी रिजल्ट कंपेयर करेंगे FY20 को, तो जहां FY19 में कंपनी ने 9 करोड़ रुपए का लॉस किया था, उसके सामने FY20 में 71 करोड़ का प्रॉफिट बताया कंपनी ने। और पिछले 3 साल का अगर प्रॉफिट का कैगर देखेंगे तो अराउंड 28% का कैगर है। तो ऑल इन ऑल एक अच्छा स्टॉक है। और जिस तरह से सीमेंट सेक्टर फोकस में है, मुझे लगता है बहुत जल्दी इस स्टॉक में हमको 220 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और स्टॉप लॉस रहेगा 197 का। ओके 197 के स्टॉप लॉस के साथ 220 के टारगेट के लिए आप करें मंगलम सीमेंट में खरीदारी। सीमेंट कंपनियों में जबरदस्त तेजी बनती हुई दिख रही है और मंगलम भी पीछे रहने वाला नहीं है। बेहतरीन कंपनी है जिसमें आप कर सकते हैं खरीदारी। सेठी साहब, एक कैश का और एक एफएनओ का बताएं सर। एफएनओ का दमदार स्टॉक कौन सा है आपका? बिल्कुल अनिल जी, जो एफएनओ स्पेस से आज स्टॉक रिकमेंड करने जा रहा हूँ, फार्मा कंपनी है। कंपनी का नाम है डॉक्टर रेड्डी, जो कि अभी 5080 के लेवल पे फ्यूचर्स, इसके अक्टूबर फ्यूचर ट्रेड करते हैं। कल इस कंपनी के नतीजे आने वाले हैं, मुझे लगता है नतीजे बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। इस स्टॉक में ये जो करंट लेवल है 5080 के, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। मुझे लगता है बहुत ही शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में 5250 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 5025 का। 5025 का स्टॉप लॉस और टारगेट कितना है? 5250 का। 5250 का। और मेरी एक विशेष रिक्वेस्ट पर नितिन जी, आपको ये काम करना है, डॉक्टर रेड्डीज का एक बढ़िया सस्ता सुंदर टिकाऊ कॉल ऑप्शन ढूंढना है, क्योंकि मैं भी इस कॉल में विकास जी के साथ हूँ। मुझे भी लगता है कि बड़ी दमदार तेजी के लिए डॉक्टर रेड्डीज तैयार हो रहा है। कल जो रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आने चाहिए। तो फ्यूचर्स की राय तो देखिए आपको दे ही दी विकास जी ने, और विकास जी तो डॉक्टर रेड्डीज के मामले में बहुत ही तगड़े हैं और जबरदस्त उनका एक्शन रहता है। मैं ये चाहता हूँ कि कोई अच्छा सा कॉल ऑप्शन आप बताएं नितिन जी, जो ताकि रिजल्ट की रिस्क को ध्यान में रखते हैं उस कॉल ऑप्शन में ट्रेडिंग कर पाएं। बताएं सर। अनिल जी, मुझे 2 मिनट चाहिए क्योंकि मैं एक बार डेटा इसका देख लेता हूं और मेरे पास लगी भी नहीं है, तो 2 मिनट में फिर वापस आपसे। कोई दिक्कत नहीं, आराम से टेक योर ओन स्वीट टाइम। तब तक मैं एक काम करता हूं, सिद्धार्थ जी से राय ले लेता हूं। डॉक्टर भाई, सिद्धार्थ जी बताएं सर, डॉक्टर रेड्डीज। बिल्कुल, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून दीपांशु। और बिल्कुल सही समय पे आपने मुझे डॉक्टर रेड्डीज का पूछा है। नतीजे दमदार आ सकते हैं कल, और सेठी साहब का पूरा समर्थन है। इसके पहले भी पिछले हफ्ते भी डॉक्टर रेड्डी पे हम पिक ऑफ द डे दे चुके हैं। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर रेड्डी बेहतरीन परफॉर्म करेगा फार्मा स्पेस में। तो 16 से 17 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, 6 R&D यूनिट्स और बेहतरीन एपीआई कंपनी। इसका हमारा जो लॉन्ग टर्म टारगेट है जी, वो है 6000 रुपए का। 6000 के टारगेट के लिए लॉन्ग टर्म अवधि से लोगों को खरीदना है। ओके, तो ये है आपके लिए डॉक्टर रेड्डीज पर राय। अच्छे नतीजे आने वाले हैं, तैयार रहिए, यहाँ पर बढ़िया मूव आ सकती है। पर आइए बिगुल बजा देते हैं और जान लेते हैं कि अनिल जी की स्ट्रैटेजी क्या है। अनिल जी, बैंक निफ्टी पर तो आपने व्यू दे दिया है सर, पर एक बार मैं आपको सेटअप बता देता हूं। ग्लोबली अगर देखें सर, तो ऐसी कोई बड़ी तेजी की वजह तो नहीं निकल कर आ रही है। डाउ फ्यूचर्स एकदम सपाट हैं। सुबह हमने देखा था 90-100 अंकों की तेजी थी, फिलहाल मामूली से गिरावट है। नैस्डैक फ्यूचर्स भी अब अपनी गेंस गंवाकर सपाट हो गए हैं। यूरोप की थोड़ी सुस्त शुरुआत हुई थी, इतनी बुरी गिरावट नहीं जितनी कल हुई थी, पर यूरोप के बाजार भी आधे से 1% नीचे ही है इस समय, तो वहां से भी भरोसा तो नहीं आ रहा है। एशिया की भी आज नेगेटिव ही क्लोजिंग रही। चीन के बाजार एकदम सपाट थे, पर हांगकांग आधा % फिसला है। जापान में भी हल्की सी गिरावट आई थी। तो ग्लोबली तो सुस्त ही संकेत हैं सर गिरावट वाले, पर भारतीय बाजार होल्ड आउट कर रहे हैं। क्या करना चाहिए? दीप देखिए, जिस तरह से इसी पॉइंट क्या है, पहली चीज ये है कि जिस तरह की रिकवरी हुई आज, वो काबिले तारीफ है 2 वजह से। पहला, आपको ग्लोबल सपोर्ट के बगैर रिकवरी हुई है। दूसरा, रिकवरी पूरी की पूरी स्क्रीन पर हुई है। गैप अप और गैप डाउन का मजा अलग है, तो स्क्रीन पर रिकवरी और स्क्रीन पर गिरने का मजा भी अलग है, क्योंकि स्क्रीन पर जब बढ़त या गिरावट होती है तो उसमें हैंड्स चेंज होते हैं, खरीदना बेचना पूरा हर भाव पे होता है। उस लिहाज से जो, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी का एक और ब्रेकआउट। क्यों?
क्योंकि जैसा मैंने डेटा में कहा कि 24,635 ये 21 अक्टूबर की बैंक निफ्टी की अब तक की हाईएस्ट क्लोजिंग और पूरी संभावना है कि आप उस क्लोजिंग के ऊपर जाकर आज बंद होने को तैयार हैं। इसलिए आप देखिए बात करते करते 150 पॉइंट जहां हम सोचे थे कि 24,625 24,650 की रेंज में बैंक निफ्टी लॉन्ग की जगह बन रही थी, वहां से एकदम से 125 पॉइंट भाग गया। अब भी मेरा ये समझना है कि निचले स्तरों पर खरीदारी करनी चाहिए। 24,625 650 आता है, बैंक निफ्टी वापस वहां पर लीजिए। 24,550 तक बाय रेंज है, यहां तक खरीदारी का आपको अच्छा मौका है। ये तो बात हुई बैंक निफ्टी की। अब मैं डेटा आपको बता दूं कि डेटा क्या कह रहे हैं। पहले निफ्टी के डेटा बता दूं। निफ्टी के डेटा में सिंपल चीज है कि 11,700 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 41 लाख शेयरों का, वो टूटने वाला है नहीं। और 11,800 पर बराबरी का ओपन इंटरेस्ट है पुट और कॉल में, लगभग पुट है 36 लाख, कॉल से 31 लाख। तो 11,800 अब आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट हो गया। 11,900 जैसे ही पार करेगा आपके लिए तेजी जबरदस्त बनती हुई दिखेगी। 11,875 11,925 हल्की रुकावट का जोन है और ये पार करने के बाद बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी। तो ये पार होना जरूरी है और क्यों आएगी वो बता देता हूं। तो लगभग 80 लाख 82 लाख शेयर ऐसे हैं दीप जो 11,800 के 11,900 पार होने के बाद ये कॉल राइटर्स शॉर्ट हो जाएंगे। तो 80-85 लाख शेयर जो कॉल शॉर्ट्स होंगे इन्हें परसों एक्सपायरी तक कटना है और ये फिर ऐसे में बैंक निफ्टी को माफ कीजिएगा निफ्टी को और 50 पॉइंट ऊपर 11,975 तक ले जा सकते हैं और वहां पर आपको फुल प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है 11,970 11,975 के आसपास। तो ये एक आइडियल ट्रेड हो सकता है। 11,900 अगर आज ही पार हो जाता है तब तो आग ही लग जाएगी और अगर आज पार नहीं होता, फर्ज करें यूएस फ्यूचर्स आपको सुस्त दिख रहे हैं और अगर अज्यूम करें कि यूएस मार्केट में आज अच्छी तेजी हो जाए तो फिर कल आपको गैप मिल सकता है 11,900 पर और 11,900 के पार आपको जो शॉर्ट कवरिंग होगी उसका सहारा मिलेगा। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 25,000 के आसपास रुकावट का लेवल है जहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। 24,500 के ऊपर आप बने हुए हैं, ये बहुत अच्छा संकेत है क्योंकि इस वक्त लगभग 30 लाख शेयर बैंक निफ्टी में ऐसे हैं कॉल राइटर्स जो शॉर्ट हैं और ये शॉर्ट सेलर्स ही सहारा दे रहे हैं। तो आज भी तेजी में शॉर्ट कल की मंदी में सबसे ज्यादा जो गिरावट का कारण बने वो लॉन्ग ट्रेडर्स थे जिन्होंने अपनी पोजीशन कम की, अनवाइंड की, तेजी की पोजीशन छोड़ी। कल शॉर्ट ज्यादा नहीं बने थे, आज सुबह शॉर्ट्स बने और आज जो तेजी का सहारा मिल रहा है वो भी शॉर्ट कवरिंग का ज्यादा मिल रहा है बजाय इसके कि खरीदारी बहुत ज्यादा हो रही है। तो एक्सपायरी का हफ्ता है, मंथली एक्सपायरी है और ऐसे में ट्रेडर्स की पोजीशन जो स्विंग कर रही है इसका मजा लीजिए। गिरावट में खरीदारी कीजिए, सबसे बढ़िया बेस्ट बैंक निफ्टी है जो आपको बहुत मजबूती के साथ बढ़ने के संकेत दे रहा है। जी दीप। बिल्कुल, तो खरीदारी करिए बैंक निफ्टी पर। ऑलरेडी अनिल जी आपको अपनी स्ट्रैटेजी भी दे चुके हैं और बढ़िया तेजी के लिए तैयार हो रहा है बैंक निफ्टी। अच्छे सपोर्ट आ रहा है, एक्सिस बैंक की तरफ से सपोर्ट आ रहा है, आईसीआईसीआई में खरीदारी है, कोटक बैंक तो ऑफकोर्स आज ज़बरदस्त तेजी में है। तो बढ़िया एक्शन बाजार में आते हुए दिख रहा है। कई और स्टॉक्स हैं जहां पर आप इस समय एक्शन देख रहे हैं, वहां पर भी एक बार नज़र डाल लेते हैं। फाइनेंशियल्स के अलावा भी कई सारे सेक्टर्स हैं जहां पर आपको एक्शन दिख रहा है। नेस्ले, सुबह इसके बारे में बात करी थी, अब देखिए 17,000 के ऊपर नेस्ले भी जाते हुए दिख रहा है। तो सभी टारगेट्स आप लगभग हमारे एक्सपर्ट्स के नेस्ले पर भी अचीव होते हुए दिख गए हैं। ये भी एक स्टॉक है जहां पर अच्छी तेजी रही है। बंसल जी क्या करें नेस्ले में? पहला टारगेट तो आ गया, अब और कितने लेवल्स के लिए होल्ड करना चाहिए? अगर कोई प्रॉफिट बुक करना चाहेगा तो ये सही लेवल्स हैं? देखिए दीपांशु, अगर किसी ने इंट्राडे नजरिए से लिया है, प्रॉफिट बुक करना चाहता है तो कर सकते हैं, बट यहाँ पे टेक्निकली एक ब्रेकआउट हुआ है तो जो होल्ड कर सकते हैं उन्हें होल्ड करना चाहिए और किसी भी करेक्शन में अगर 16,900 के स्तर मिलते हैं तो वहां पर भी खरीदना चाहिए। और जिस तरीके का ब्रेकआउट है यहाँ पर 17,500 से पहले नेस्ले को रुकना नहीं चाहिए। कुछ समय लगेगा बट नेस्ले एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडिडेट है हल्की फुल्की करेक्शन पे। और इसके साथ दीपांशु आपसे गुजारिश है, एक बिगुल की एक और बड़े चार्ट पर एक बड़ा रिवर्सल देखने को मिल रहा है तो उसके लिए एक बिगुल की गुजारिश है। बिल्कुल बिगुल। राकेश जी कुणाल जी के लिए बताएं सर। दीपांशु, हमारी खरीदारी की राय है अपोलो हॉस्पिटल पर। यहाँ पर 2280 2280 से लेकर एक करेक्शन देखने को मिली थी, 2030 के स्तरों तक की करेक्शन देखने को मिली थी। टेक्निकली आज उस करेक्शन के खत्म होने के संकेत हैं। एक डबल क्रॉसओवर देखने को मिला है, लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है। बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बन रही है, पिछले 2 दिन के हाइस के ऊपर निकला है। तो अपोलो हॉस्पिटल
दोबारा से अपनी ऊपर वाली जर्नी शुरू करेगा। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, पूरे एफ&ओ स्पेस में ऐसा दूसरा चार्ट आपको नहीं मिलेगा। देखिए ये स्टॉक काफी समय से पिछले 5-7 ट्रेडिंग सेशन से लगातार नीचे आ रहा था और बड़े पैमाने पर यहां पर शॉर्ट्स बने हुए हैं। ये स्टॉक जब चलने पर आता है तो एक तरफा चलता है और एक तरफा दोबारा चलने के लिए तैयार हो रहा है अपोलो हॉस्पिटल, तो बड़ा शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट है। मौजूदा स्तरों पर बाय करके चलें। यहां पर एक स्टॉप लॉस रखना होगा। स्टॉप लॉस 2085 पर 2085 पर स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 2200 रुपए का, दूसरा टारगेट 2250 रुपए का। 2250 के लेवल्स हमें लगता है कि इसमें आपको एक्सपायरी तक देखने को मिल सकते हैं, तो अपोलो हॉस्पिटल में खरीदारी की राय। ओके, अपोलो हॉस्पिटल खरीदें, ये है आपके लिए राय। इस बीच बिगुल नितिन जी के लिए निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका। तो पहले तो नितिन जी बताने वाले हैं अपनी डॉक्टर रेड्डीज पर स्ट्रेटेजी और उसके बाद निफ्टी बैंक निफ्टी पर भी। तो नितिन जी पहले डॉक्टर रेड्डीज बताएं सर, ऑप्शन में कैसे ट्रेड करना है। जी, डॉक्टर रेड्डी में 5100 की कॉल ऑप्शन है। इसमें ये काफी एक्टिव है, इसमें ट्रेड कर सकते हैं। इसका रेट 105 के आसपास है और स्टॉप लॉस इसका बन रहा है करीब 60 रुपीज का, 60 रुपए का स्टॉप लॉस है और टारगेट 200 का बनता है। डॉक्टर रेड्डी में 4-5 दिनों से वीक था, बट अब ये यहाँ से बाउंस हो रहा है। बट इसके लॉट साइज 250 का लॉट साइज है, तो रिस्क वार्ड रेशियो उस हिसाब से देख के ट्रेड करना चाहिए। इसमें आप 105 पे ले सकते हैं, टारगेट 200 का होगा और स्टॉप लॉस हम 60 का रखेंगे। इसके अलावा निफ्टी में और बैंक निफ्टी में अनिल जी दोनों में मुझे डेटा पॉजिटिव दिख रहे हैं और कल के लिए हम दोबारा से बुल कॉल स्प्रेड क्रिएट करेंगे। मैं नेकेड इसलिए नहीं ले रहा हूँ 11900 की, क्योंकि उसका प्रीमियम बहुत ज्यादा है और उस हिसाब से हमें नेकेड में प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, इसलिए हम यहाँ पे बुल कॉल स्प्रेड ले रहे हैं जिसमें रिस्क काफी कम है। 11900 की कॉल ऑप्शन हम लेंगे और 12000 की कॉल ऑप्शन बेचेंगे, जो करीब 35 रुपए में बन रही है। तो इसमें रिस्क केवल हमें 15 रुपए का लेना है, यानी कि डिफरेंस जो भी 35 का ये घट के जब 20 रुपए हो जाए तो आपको एग्जिट कर जाना है। और अगर कुछ पॉजिटिव या गैप अप मिलता है तो ये जो डिफरेंस है 35 का, ये बढ़ के आपको 70 से 75 हो सकता है। तो ये बुल कॉल स्प्रेड आप बना सकते हैं। इसमें मार्जिन रिक्वायर्ड 20 से 25,000 के आसपास ही होती है। फिर भी अगर आप नेकेड करना चाह रहे हैं तो उस केस में 11900 की कॉल ऑप्शन अभी 61 रुपीज की है। इसको थोड़ा सा रुक के लेना चाहिए, ये 50-52 के आसपास मिलती है तो आप इसको ले लें। स्टॉप लॉस उस केस में आपका 35 रुपए का होगा और टारगेट इसके करीब 100 रुपए के हो सकते हैं। तो 11900 की कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, बट ये 50 के आसपास ले तो ज्यादा बेहतर होगा। दूसरा, बैंक निफ्टी में हम इसी रेट पे बुल कॉल स्प्रेड बना सकते हैं। 24,600 की कॉल ऑप्शन लेनी है और 25,000 की बेचनी है। इसमें आपको करीब ये आपकी बन रही है 190-195 में और इसका स्टॉप लॉस हमें रखना है 140 का और टारगेट करीब 320-330 का रखना है, यानी 100-125 रुपए आपको बैंक निफ्टी में भी मिल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में 24,600 की कॉल लेकर के 25,000 की कॉल 1:1 बेचनी है। तो दोनों में बुलिश व्यू है, दोनों में बुलिश स्ट्रेटजी बना। ओके, तो निफ्टी में तो एक बार मैं बता दूं 11,900 का एक कॉल ऑप्शन खरीदना है, 12,000 का एक बेचना है, 15 रुपए में बन जाएगा। या फिर सिर्फ 11,900 का आप खरीद रहे हैं तो 35 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 100 रुपए का रखिए टारगेट। ये हो गया आपका निफ्टी का मामला। अच्छा, बैंक निफ्टी में भी आपको करनी है खरीदारी और बैंक निफ्टी इस वक्त चल रहा है 24,725 के आसपास। बैंक निफ्टी में एक बार नितिन जी कॉल ऑप्शन की आपकी स्ट्रेटेजी फिर से दोहरा दें, वो नोट करवा देता हूं मैं व्यूअर्स को किस तरह से करना है। 24,600 की मैं ले रहा हूं, जो इन द मनी है 24,600 की ले रहा हूं और उसके अगेंस्ट में मैं 25,000 की बेच रहा हूं, जहां पे सबसे ज्यादा कॉल राइटर है। 13 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है, तो मैं रेसिस्टेंस को बेच रहा हूं, यानी 24,600 की लेकर के 25,000 की बेच दी। 400 रुपए का स्प्रेड है जो मुझे बन रही है 190-195 में। इसमें स्टॉप लॉस हमें रखना है 140 रुपए का, यानी कि आप रिस्क ले रहे हैं यहाँ पे 50 पॉइंट का और टारगेट आपको हो सकता है ये स्प्रेड बढ़ के 320-330 हो सकता है, यानी कि बैंक निफ्टी 25,000 के आसपास 25,100 के आसपास आएगी तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का टारगेट मुझे लग रहा है 25,100 आना चाहिए, तो उस लेवल पे ये स्प्रेड बढ़ के 320-330 हो जाएगी, जहां पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए राय। इस वक्त बैंक निफ्टी पर भी यहाँ पर खरीदारी करने की इस वक्त आती हुई दिख रही है। 320 के टारगेट के लिए आपको बैंक निफ्टी में
24,600 का कॉल लेना है, 25,000 का बेचना है, 140 में ये बनेगा। आइए विश्वेश का विशेष। बताएं विश्वेश जी। देखिए अनिल जी, फाइनेंशियल स्टॉक्स तो परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा स्टॉक पिक कर रहा हूँ जो लो रिस्क है इस वक्त और जो लोअर लेवल से रिवर्स कर रहा है, तो पोटेंशियल अपसाइड रिलेटिव टू अदर्स मुझे फिलहाल ज़्यादा लग रहा है फ्रॉम अ रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। एमजीएल का फ्यूचर करीबन 835 के आसपास चल रहा है। मुझे लग रहा है कि लास्ट एटलीस्ट 8 ट्रेडिंग सेशन मतलब 16 अक्टूबर से स्टॉक इज अटेम्प्टिंग टू गो 840, लेकिन नहीं जा रहा है। 800 के 40 के कॉल में अगर आप देखेंगे तो 2,50,000 शेयर का ओपन इंटरेस्ट है। आज के दिन में जो इंटरेस्टिंग चीज हुई है, 1,35,000 शेयर कॉल में अनवाइंड हुए हैं और जिस हिसाब से स्टॉक के अंदर में आज आरएसआई ने पिछले एक डेढ़ महीने की रेंज ब्रेकआउट की, आई एम एंटिसिपेटिंग, अगेन आई एम रिपीटिंग, आई एम एंटिसिपेटिंग कि स्टॉक 840 निकाल के 900 की हो जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड है, मार्केट पॉजिटिव है लेकिन शायद रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं कर रहा है मेरे लिहाज से, लेकिन यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड लग रहा है। तो एमजीएल खरीदिए करंट लेवल्स पे 827 का, मतलब 10 रुपए का छोटा ही स्टॉप लॉस रखिए। 855, 880 और 900 इन 3 टारगेट के लिए एमजीएल मेरे हिसाब से खरीदना चाहिए। डेफिनेटली बड़ा मूव एक्सपेक्टेड है यहाँ पे। एमजीएल में खरीदारी करने की राय है इस वक्त विश्वेश जी की तरफ से, यहां पर करें आप खरीदारी। वसीम साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो चुके हैं शामिल, बिगुल के साथ करते हैं उनका भी स्वागत। स्वागत है वसीम साहब आपका। बताएं सर, पहले तो अपडेट और उसके बाद आपकी फ्रेश कॉल्स। सर बैंक निफ्टी 750 पॉइंट बढ़ गया, 788 हो गया, कल और परसों है, और 25,000 आपको जैसे कहा था वो आ गया है, आज नहीं तो कल। दूसरा अपडेट ये है सर, आपको अभी दिया था औरोबिंदो फार्मा 788 टू 790, 799 हिट कर गया, और आईसीआईसीआई प्रू 413। सुबह आपको एसीसी दिया था वो 1679 बिक गया, 1620-22 में आपको दिया था, बुक कीजिए प्रॉफिट। अब आपके लिए एक कॉल है जो कल के लिए बीटीएससीटी है, आप कहें तो मैं शुरू करूं? जी सर प्लीज बताएं। तो बाय एचपीसीएल सर 72 साढ़े 72 में लीजिए, द बिगेस्ट गेनर ऑफ ऑल इन ऑल, और उसके जो मार्जिन है विल बी हाईएस्ट दिस टाइम। टारगेट ऑफ 188, स्टॉप लॉस ऑफ 168.25। ओके 188 के टारगेट के लिए एचपीसीएल में करें खरीदारी, ये है वसीम साहब की राय। एकमात्र स्टॉक आज बीटीएसटी के तौर पर 168.25, 168 रुपये 25 पैसे स्टॉप लॉस का लेवल है। 188 का टारगेट 172-172.50 की रेंज में आपको करनी है खरीदारी। तो ये है कुछ बेहतरीन स्टॉक जहां पर आपको खरीदारी करके चलना है, ये वसीम साहब की तरफ से राय आती हुई दिख रही है इस वक्त। ओके बढ़ते हैं आगे और कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन रहने वाला है उस पर फोकस करते हैं। इस बीच बाजार दिन के हाईएस्ट पॉइंट की तरफ, जी हाँ 24,800 इस वक्त निफ्टी पर आपको दिखेगा और 11,900 की तरफ। ओके और इस बीच बड़ी ब्रेकिंग खबर आपके सामने आती दिख रही, पीएम मोदी के साथ बैठक पर कल अगले राहत पैकेज पर फैसला होगा, ये बड़ी खबर आती हुई दिख रही है और ये बिग ब्रेकिंग है इस वक्त की। और सबसे बड़ी खबर यही है कि पीएम मोदी के साथ बैठक होने के बाद, बैठक आज होने वाली है पीएम मोदी के साथ वित्त मंत्री की, और इस बैठक के बाद कल राहत पैकेज पर फैसला होना संभव है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है जिस पर आपको फोकस करना है। वित्त सचिवों के साथ अगले राहत पैकेज पर यहाँ पर चर्चा भी होगी और कल सुबह 10:30 बजे ये बैठक होने जा रही है। ये सबसे बड़ी बातचीत है, कल सुबह 10:30 बजे बैठक होगी। आज पहले प्रधानमंत्री मोदी और वित्त मंत्री आपस में अगले राहत पैकेज पर चर्चा कर सकते हैं और उसके बाद कल 10:30 बजे एक और अहम बैठक होने वाली है वित्तीय सचिवों के साथ जिन पर इस पैकेज के बारे में बातचीत होगी। और साथ ही आज की बैठक में आत्मनिर्भर भारत पर भी बैठक होगी। आज की बैठक जो होगी प्रधानमंत्री जी के साथ, उसके बाद ही अगले राहत पैकेज पर फैसला लिया जाएगा। यानी कि आज वित्त मंत्री जी प्रधानमंत्री जी के सामने ब्रीफिंग करेगी और उसके बाद अगर प्रधानमंत्री जी को ठीक लगा तो फिर उसके बाद
बाद उस राहत पैकेज पर आगे बढ़ा जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। इस बड़ी खबर पर और यहाँ पर हम एक बार जानकारी ले रहे हैं। जल्दी से हमारे साथ स्वाति खंडेलवाल हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जुड़ चुकी है, जो इस खबर पर पूरी पैनी नज़र बनाए हुए हैं। स्वाति, बताइए क्या है अपडेट? आज प्रधानमंत्री की मीटिंग भी हो रही है वित्त मंत्री के साथ आज, और उस मीटिंग के बाद कल क्या कुछ हो सकता है? बिल्कुल, बहुत ही अहम है ये खबर, क्योंकि स्टिमुलस पैकेज को लेकर बाजार में बहुत समय से बात चल रही है। अगला स्टिमुलस पैकेज कब आएगा, और सरकार ने भी कई बार इंडिकेशंस दिए कि काम जरूर चल रहा है उस पर। और अब इस तरह से जो हमें सूत्र बता रहे हैं, पूरा लग रहा है कि एक ब्यौरा जो सरकार फाइनेंस मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर को देंगी। जब देखिए ये मीटिंग इतनी हाई लेवल की है, एक पूरा प्लान उन्हें सबमिट करना है सरकार को या प्राइम मिनिस्टर को, और उनको बताना है कि कैसा अभी तक जो स्टिमुलस पैकेज अनाउंस हुआ पहला, उसका कितना इम्पैक्ट दिखा, और अगला स्टिमुलस कहाँ और किस लिए जरूरत है, उसके लिए किस तरीके का काम किया गया है, ये इम्पोर्टेंट है। और सूत्र हमें बता रहे हैं, जैसा आपने बोला, आज शाम को प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग है फाइनेंस मिनिस्ट्री और फाइनेंस सेक्रेटरी से। उसके बाद कल सुबह 10:30 बजे फाइनेंस मिनिस्टर खुद एक बैठक बुला रही हैं अपने सचिवों के साथ, जहां पर उसको एक अंतिम रूप दिया जाएगा जो भी स्टिमुलस पैकेज की वो बात कर रही है। सूत्र में बता रहे हैं कि ये स्टिमुलस पैकेज जॉब क्रिएशन पर बहुत ज्यादा फोकस करेगा, क्योंकि वो एक एरिया ऑफ बिग कंसर्न है, स्पेशली कोरोना वायरस के बाद जो एम्प्लॉयमेंट को लेकर कंसर्न्स बढ़े थे, वहां एड्रेस करना सरकार को बहुत जरूरी है चीजें। इसलिए ये जॉब क्रिएशन की तरफ ये पैकेज थोड़ा उसकी तरफ रुझान होगा। बहुत जल्द आपको यहाँ पर कुछ बड़ी खबर भी मिल सकती है। जिस तेजी से, जिस स्पीड से काम हो रहा है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग है, कल ऑलरेडी फाइनेंस मिनिस्टर ने एक इंपॉर्टेंट बड़ी मीटिंग बुला ली है ऑलमोस्ट फाइनलाइज करने के लिए स्टिमुलस पैकेज जो अगला आएगा। बिल्कुल, तो नए स्टिमुलस पैकेज का इंतजार है। और देखिए हमारी एक्सक्लूसिव खबर का इम्पैक्ट, निफ्टी 11,900 पर आता हुआ 125 अंकों की तेजी है। बाजार डेफिनेटली इसको थम्स अप दे रहा है। बैंक निफ्टी 24,800 के करीब आपको दिखेगा, 700 पॉइंट ऊपर। कल 10:30 बजे होगी ये अहम बैठक। आज शाम को ऑफकोर्स वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री की बैठक होगी। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर का आप इम्पैक्ट देख रहे हैं। सिद्धार्थ जी, कैसे देखना चाहिए इस खबर को? सर, हम देख रहे हैं कि वैसे भी कंजम्पशन ओरिएंटेड नेम्स में अच्छी तेजी बन रही है, बैंक्स फाइनेंशियल्स में भी अच्छा एक्शन आ रहा है, एक और स्टिमुलस पैकेज का इंतजार है। किस तरह से देखेंगे और इसका इंपैक्ट सबसे ज्यादा किधर देखने को मिलेगा? बिल्कुल, बहुत पॉजिटिव खबर है, और ये एक चीज जानना बहुत जरूरी है और समझना बहुत जरूरी है इस चीज में कि ये गवर्नमेंट और प्रधानमंत्री जी हमेशा कुछ हटके पॉलिसीज लेके आए हैं। और मुझे लगता है कि ये जो हटके पॉलिसी लेके आए हैं, ये देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत बड़ा फायदा होता है। एक छोटा सा उदाहरण दूं, PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो लेके आए हैं, जिसके कारण आत्मनिर्भर भारत बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग जो चाइना का रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, वैसे मैन्युफैक्चरिंग के फील्ड में बहुत पॉजिटिव हुआ है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी पैकेज के द्वारा बहुत बड़ा सपोर्ट आ सकता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, और मैं बहुत पॉजिटिव हूँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। बिल्कुल, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक ऐसी जगह है जहां पर आपको नज़र रखनी चाहिए। कंजम्पशन यूनिवर्स पर रखिए नज़र, बैंक और फाइनेंशियल्स पर रखिए नज़र। अक्रॉस मार्केट्स थम्स अप मिल रहा है इस खबर को, और आप देख रहे हैं कि एक एक करके सारे स्टॉक्स आपको बढ़िया मूव्स दिखा रहे हैं। सभी सेक्टर्स में अब थोड़ा पार्टिसिपेशन और बढ़ते हुए दिख रहा है। डेज हाई पर बाजार आ रहे हैं इस समय। तो इस खबर का, एक्सक्लूसिव खबर का इम्पैक्ट डेफिनेटली मार्केट्स को मिल रहा है, और मार्केट्स की तरफ से भी एक थम्स अप इस खबर को आते हुए। कई सारे और स्टॉक्स हैं जहां पर बेहतरीन एक्शन है। बैंक्स में थोड़ा पार्टिसिपेशन और बढ़ रहा है। कल नतीजों से पहले L&T भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ऑटो स्टॉक्स में भी तेजी बन रही है। तो चलिए कुछ स्टॉक्स के बारे में ही फोकस कर लेते हैं और देखते हैं कि कहां पर आपको नजर रखनी चाहिए। इंतजार है हीरो मोटोकॉर्प के नतीजों का, और कुशल हमारे साथ तैयार है प्रीव्यू के साथ। कुशल, बताइए हीरो मोटो किस तरह के रह सकते हैं इनके नंबर्स? बिल्कुल दीपांशु, देखिए नंबर्स जो हैं पॉजिटिव साइड पर ही आते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि इनका जो एंट्री लेवल पोर्टफोलियो है वो काफ़ी स्ट्रांग रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर जो पेंटअप डिमांड थी Q1 के बाद, वो Q2 में एक्चुअली रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आई है, और उस वजह से आप देखिए इनकी कुल आय जो है वो ऑलमोस्ट 25% बढ़ती हुई नजर आ सकती है, और ऑलमोस्ट 9,450 करोड़ की आय जो है कंपनी पोस्ट कर सकती है। यही नहीं, अगर आप कंपनी की ओवरऑल मार्जिन भी देखेंगे तो वहाँ पर आपको स्टेबिलिटी नजर आएगी 14.5% पर। बहुत ज़्यादा बदलाव वहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि जो
रॉ मटेरियल कॉस्ट है ओवरऑल बाइक को बनाने में, वहाँ पर तेज़ी देखने को मिली, जिस वजह से मार्जिन्स का, जिस वजह से जो रेवेन्यू का गेन आया है, जो रियलाइजेशन का गेन आया है, वो कहीं ना कहीं सेट ऑफ होता हुआ नजर आएगा। तो बट मार्जिन जो है वो स्टेबल साइड पर देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट अगर आप कंपनी का मुनाफा भी देखें तो वहाँ पर भी 12-12.25% की बढ़त हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं और 980 करोड़ का मुनाफा कंपनी पोस्ट कर सकती है। तो नेट अगर आप देखेंगे तो नंबर्स तो बेहतर रहेंगे, पर 3-4 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट के साइड से जानना। एक तो ये कि क्या पेंटअप डिमांड अभी भी कंटिन्यू रह रही है, साथ ही जो फेस्टिव डिमांड अभी नवरात्रि के टाइम पे हुई है वहाँ पर कैसे संकेत इनको देखने को मिले हैं, और आगे क्या ये डिमांड सस्टेनेबल रहेगी या नहीं, इस पर हमें देखना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बिल्कुल, तो हीरो मोटोकॉर्प पर रखनी है आपको नज़र। सिद्धार्थ जी, हीरो मोटोकॉर्प पे कोई व्यू? थोड़े दिन पहले हमने नतीजों से पहले करेक्शन ज़रूर देखा है स्टॉक में, बट आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी सर? बिल्कुल बहुत जोरदार नतीजे आ सकते हैं, पर नतीजों के साथ साथ अगर देखा जाए, जो पिछले महीने के ऑटो सेल्स नंबर आए जिसमें हीरो ने 7 लाख के ऊपर सेल्स नंबर क्लॉक किया, जो 2020 का हाईएस्ट है। और देखा जाए तो 2 अहम कारण हैं। एक तो अनलॉक की स्टोरी, पेंटअप डिमांड जरूर है, साथ ही साथ जो R&D की कैपेबिलिटी थी हीरो की, वो अब निखर के बाहर आ रही है। मैं मानता हूं कि हीरो और होंडा के जुदा होने के बाद अब जो हीरो की R&D की कैपेबिलिटीज है वो बहुत अच्छे से उभर के बाहर आ रही है। हीरो मोटो जरूर खरीदना चाहिए, और स्पेशली गिरावट के बाद 2900 के आसपास निवेश की राय है, जरूर खरीदना चाहिए 3650 के टारगेट के लिए। एक और चीज कह दूं, अगर इनके बहुत अच्छे नतीजे आए और स्टॉक में कहीं भी प्रॉफिट बुकिंग आई, वो मौका होगा खरीदने का। बिल्कुल, तो प्रॉफिट बुकिंग मौका होगा खरीदने का, अच्छे नतीजों का अनुमान है, और यहाँ पर आप और अच्छी परफॉर्मेंस भी देख सकते हैं आने वाले समय में। तो नज़र रखिए हीरो मोटोकॉर्प पर कुछ और स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पर हमने बढ़िया HNI एक्शन देखा है, कुछ बड़े निवेशकों ने यहाँ पर खरीदारी करी है, कुछ पोर्टफोलियो रीजेकिंग भी हुई है। चलिए यहीं पर फोकस करते हैं। देवांशी हमारे साथ तैयार हैं। देवांशी, बताइए कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो निवेशकों के रेडार पर हमेशा रहते हैं और टॉप होल्डिंग्स में माने जाते हैं? क्या ऐसे नाम हैं जहाँ पर कुछ बदलाव भी देखे गए हैं? बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए इस बार जो ट्रेंड देखा गया है वो यही है कि जितने भी HNIs हैं उन्होंने मिड कैप स्टॉक्स में ज्यादा प्रेफरेंस दिया और यहाँ पे अच्छी खरीदारी की है। और जैसे आप देख रहे हैं, अगर आप मिड कैप स्टॉक्स का पिछले 3 महीने में परफॉर्मेंस देखें तो 25% से भी ज्यादा के गेन्स हमने ऑलरेडी इंडाइसिस में देख लिए हैं। कुल मिलाकर अगर आप देखिए, राधाकृष्ण दमानी, इनका जो इंटरेस्ट है वो रिटेल स्पेस में अब धीरे धीरे ज्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है। स्पेंसर्स रिटेल में ऑलरेडी इनकी होल्डिंग थी, लेकिन अब उन्होंने अपनी जो होल्डिंग है वो 0.11% ज्यादा बढ़ा दी है। कुल मिलाकर 2.2% तक उनकी होल्डिंग पहुंचती हुई दिखी है स्पेंसर्स रिटेल के स्टॉक में। अगर राकेश झुनझुनवाला और रेखा झुनझुनवाला की बात करें तो उन्होंने कई ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे अपनी होल्डिंग सितंबर महीने में बढ़ाई नहीं है, साथ ही नए जो स्टॉक्स हैं यहाँ पे खरीदारी भी की, अपना हिस्सा खरीदा है। वाटेक वाबैक हमने देखा था, इन्होंने नई खरीदारी की थी रेखा झुनझुनवाला ने। साथ ही टाटा मोटर्स में उनकी खरीदारी नहीं आती हुई दिख रही है, करीब 1.27% तक के गेन जो हिस्सा है वो उन्होंने टाटा मोटर्स में खरीदा था। एग्रोटेक फूड्स जैसे स्टॉक है जहां पे उन्होंने करीब 3% अपना हिस्सा बढ़ा दिया है। अब कुल मिलाकर 8% इनकी हिस्सेदारी स्टॉक में होती हुई दिखी है। जुबिलेंट लाइफ, NCC और लुपिन में इनका हिस्सा हल्के से बढ़ता हुआ दिखा है, लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने एस्कॉर्ट्स और फेडरल बैंक में अपनी हिस्सेदारी कम की है इस तिमाही में। इसके अलावा आशीष कचोलिया की बात करें तो इन्होंने सारे मिड कैप स्टॉक्स में फोकस किया है। इस बार 4 स्टॉक्स हैं जो उन्होंने सितंबर तिमाही में अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए हैं। मोल्टेक पैकेजिंग, मास्टेक, न्यूलिन लैब्स और साथ ही मार्क्सन्स फार्मा, ये कुछ स्टॉक्स है जहां पे इनका फोकस बढ़ता हुआ दिख रहा है। 1% से ज्यादा की हिस्सेदारी इन्होंने इन कंपनीज में खरीदी और सबसे ज्यादा हिस्सा इन्होंने मोल्टेक पैकेजिंग में खरीदा है 3.5%। और बीच में हम देख भी रहे थे कि जो पैकेजिंग कंपनीज है उसमें लगातार तेजी आती हुई दिख रही थी। आखिर में डॉली खन्ना की बात करते हैं जहां पे इनकी हिस्सेदारी बढ़ती हुई दिख रही है। KCP और हेरिटेज फूड, ये 2 कंपनीज हैं जहां पे सितंबर तिमाही में इन्होंने नया हिस्सा इन कंपनीज में खरीदा है। इनका एग्जिस्टिंग कोई हिस्सा नहीं था, नया हिस्सा खरीदा है। और साथ ही रेन इंडस्ट्रीज में भी इनकी हिस्सेदारी हल्की सी बढ़ती हुई दिख रही है 0.28%। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो मिड कैप्स इस बार काफी फोकस में थे। जो रिटेल स्पेस है, साथ ही यहाँ पे जो पैकेजिंग स्टॉक्स हैं यहाँ पे अच्छे गेन्स या जो HNI का फोकस है ये बढ़ता दिखा रहा था। ओके, तो ये है आपके लिए बड़े इन्वेस्टर्स की सितंबर महीने में बड़ी खरीदारी, और बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े एक्सपर्ट्स की
आज के तारीख की 27 अक्टूबर को बड़ी खरीदारी की कॉल आ रही है आपके सामने। बस बिगुल के बाद कुणाल जी और राकेश जी का चार्ट कॉर्नर। जो दबाव मैंने आपको ये सब कुछ बोलकर बनाया है कुणाल जी और राकेश जी, उसे आप अच्छी भली भांति तरीके से महसूस कर रहे होंगे। आइए बताइए अब आपका स्टॉक। अरे जी देखिए, अरे जी खरीदारी की राय है, खरीदना है इमामी लिमिटेड जिसमें हमारा एल्गो पिक है 371 71.5 का भाव अभी चल रहा है, तो इन स्तरों पर इमामी में खरीदारी की राय है। स्टॉक में एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है अनिल जी, वापस से एफएमसीजी पर फोकस है। जिस तरह की तेजी नेस्ले में हमने बनते हुए देखी है, उसके कारण पूरा एफएमसीजी स्पेस दोबारा से बड़ी तेजी दिखाने के लिए तैयार है। तो इन स्तरों पर इमामी में हमारी खरीदारी की राय है। ओवर टू राकेश जी। अनिल जी बेहतरीन टेक्निकल रुझान है। 363 का स्टॉप लॉस है, 380 पहला टारगेट है, 389 दूसरा टारगेट है और इमामी को खरीदने की राय है। अनिल जी देखिए, आपने जो दबाव बनाया ना वो एल्गो ट्रेड के लिए नहीं है। एक्चुअली मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूं, मैं और कुणाल जी वेट कर रहे हैं थोड़ा सा। एक स्टॉक है अगर थोड़ा सा बढ़ के बंद हुआ तो अनिल जी वो सारे पैरामीटर्स पूरे करता है और दबाव तो अनिल जी वो स्टॉक इतना झेलने का मतलब कि उसमें पोटेंशियल है कि अगर हम बोलें कि आपका बर्थडे बना रहे हैं तो उसको भी वो झेल के मतलब कि फेल नहीं होगा और टारगेट अचीव हो सकते हैं। तो थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, उसके अंदर थोड़ा सा बड़े कंफर्टेबल क्लोजिंग आए ब्रेकआउट के बाद, तब उसको रिकमेंड करने का मूड है। बोल दो, देखो हम भी हमारी तरफ से जोर लगा सकते हैं अगर आप पहले बोल दो कि सर ये वाला स्टॉक है, और बाकी अगर आप चाहते हैं कि स्टॉक अपने आप अपने हिसाब से बढ़े तब तो कहना ही क्या, बहुत ही बढ़िया, ये बात तो बढ़िया है। बाकी हमारा जोर कहीं लगाना हो तो हमें बता दीजिएगा, ये एकदम साफ है। चलिए बढ़ते हैं आगे और कुछ और स्टॉक जो एक्शन में इस वक्त दिख रहे हैं उन पर फोकस करते हैं। इस बीच हाँ, इमामी से याद आया, इमामी तो आज सुबह ही सचिन जी ने रिकमेंड किया था एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में और उसके बाद स्टॉक जबरदस्त दौड़ लगाता हुआ नजर आया। तो ये है आपके लिए राय इस वक्त इमामी पर कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से आती हुई। ओके, कुछ और स्टॉक्स जो एक्शन में है और उन पर करते हैं फोकस और लेते हैं राय। एक इंटरेस्टिंग स्टॉक है, मैं फंडामेंटल राय लेना चाहता हूं आपसे सिद्धार्थ जी। कोटक महिंद्रा बैंक 12.5% ऊपर है 1600 के आसपास, अब क्या करना चाहिए, बाय सेल होल्ड? अनिल जी इस पे होल्ड करना चाहिए, अभी बाई नहीं करना चाहिए। इतना बड़ा अपसाइड होने के बाद कोई भी स्टॉक पे आपको अभी अग्रेसिव बाइंग नहीं करनी चाहिए। गिरावट पे जरूर, बेहतरीन प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, गिरावट पे खरीदे। पर साथ ही साथ अगर प्राइवेट सेक्टर बैंकों की आपने बात छेड़ ही दी है तो मैं एक चीज कहूंगा कि आईसीआईसीआई बैंक पे भी जरूर ध्यान दें, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कैंडिडेट है जो बैंक निफ्टी को ऊपर ले जा सकता है और दमखम रखता है कि यहाँ से सुपर परफॉर्मेंस आ सकता है। तो आईसीआईसीआई बैंक पे भी हम बहुत पॉजिटिव है और कोटक महिंद्रा बैंक भी बहुत बेहतरीन है। इसके साथ ही एक अपडेट देना था अनिल जी। जी बताएं सर। अनिल जी अगर आपको थोड़ा सा मैं पीछे ले चलूं तो इप्का लैब जो फार्मा की कंपनी है, जो हम 1700 रुपए से रेकमेंड किए थे, 2000 में भी रेकमेंड किए, 2300 रुपए के टारगेट के लिए, आज वो टारगेट्स भी अचीव हो गए हैं 2300 रुपए और मेरे हिसाब से 8-9% का अपसाइड आज देखने मिल रहा है। तो ये एक अपडेट के साथ और एक फार्मा कंपनी भी मैं आपको एक दर्शकों के लिए राय देना चाहूंगा। हाँ सर, वो इप्का तो मैं बार बार कितनी बार पीछे मुड़ मुड़ के देखा मैंने, और वाकई में मैं तो चाहता हूँ वो वाला भाव वापस आए और वापस आप उसको रिकमेंड करो और वापस ये 2200-2300 हो जाए, लेकिन ऐसा संभव है नहीं। लेकिन एक चीज़ संभव है और वो ये कि आपको इस वक्त एक नई पिक मिल सकती है। तो आज स्पेशल पिक का बिगुल सिद्धार्थ जी के लिए, और सिद्धार्थ जी की तरफ से आ रही है एक स्पेशल पिक। अगर आपने मिस कर दिया इप्का, कोई बात नहीं, सिद्धार्थ जी के खजाने में बहुत कुछ है, एक एक निकाल कर आपको देंगे। तो सिद्धार्थ जी के लिए बिगुल। सिद्धार्थ जी, ये स्पेशल पिक वाला बिगुल आप जैसे स्पेशल लोगों के लिए हमने रिजर्व में रखा हुआ है, जब भी इस तरह की पिक आती है फंडामेंटल वाली। बताएं सर। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। बट ये स्पेशल पिक को सही में स्पेशल बनाएंगे और एकदम फेल नहीं होने देंगे। और ये जो स्टॉक है
ये ग्रैन्यूल्स जैसे हमने पहले दिया था, इप्का दिया था, वैसे ही कंपनी लेके आया हूं, डीवीज लैब। डीवीज लैब हम बहुत पहले से रेकमेंड करते आ रहे हैं, उसके बाद बहुत अच्छा रिटर्न भी हो चुका है। मुझे फिर से लगता है और फिर से प्रॉमिसिंग लग रही है ये कंपनी, फार्मा एपीआई का लीडर डीवीज लैब। निवेश की राय 3600 रुपए के टारगेट के लिए जरूर खरीदना चाहिए डीवीज लैब। मुझे लगता है चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी पूरा विश्व देख रहा है, और ये चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी है क्या? ये है कि चाइना के जो सप्लाई है वो कहीं ना कहीं रुक गए हैं पूरे वर्ल्ड वाइड में फार्मास्यूटिकल्स एपीआई की। तो सारे ही देश देख रहे हैं कि चाइना के साथ और एक देश को खड़ा करना चाहिए सप्लाई के लिए, और उसमें डीवीज लैब सबसे ज्यादा अच्छा योगदान दे सकता है। खरीदना चाहिए डीवीज लैब 3600 रुपए के लिए टारगेट के लिए। सर ऐसी पॉलिसी बनाओ ना एवरीवन, और या फिर इंडिया माइनस चाइना, ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं बन सकती इंडिया माइनस चाइना टाइप, सिर्फ इंडिया में चाइना में बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ कर सकते हैं? सर आपके मुंह में घी शक्कर चॉकलेट्स और जो भी कहे, और मुझे लगता है कि आप जो बोल रहे हैं सर, और हमारे प्रधानमंत्री जी का भी यही विजन है, आने वाले 5 से 10 सालों में यही होगा कि चाइना माइनस इंडिया माइनस चाइना, यही स्ट्रेटेजी पूरा वर्ल्ड अपनाएगी। हाँ, लेकिन इस बहाने आपने सारे हाई कैलोरीज वाले आइटम्स मेरे मुंह में डाल दिए, घी शक्कर और चॉकलेट, लेकिन स्वाद बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं। सिद्धार्थ जी बहुत ही बेहतरीन स्टॉक आपने रिकमेंड किया डीवीज, और मुझे याद है डीवीज भी आप किस जमाने से रिकमेंड कर, लेकिन डीवीज के लिए सबसे ज्यादा क्रेडिट अगर मैं किसी एक आदमी को देता हूं तो वो है विकास सेठी साहब, जिन्होंने बजट के दिन डीवीज, और उस दिन मैं बड़ा सरप्राइज हुआ, मैंने कहा बजट के दिन तो लोग कोई डीवीज को याद भी नहीं करते, लेकिन उन्होंने बजट के दिन डीवीज को याद किया और वहां से डीवीज ने मुड़ के नहीं देखा। मेरे ख्याल से उस समय तो 3 डिजिट में चलता था ये शेयर, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, 800 रुपए के आसपास होना चाहिए जहां तक मुझे अच्छे से याद है। तो वहां से देखिए स्टॉक क्या भागा है, तो सेठी साहब ने कमाल किया। खैर आपकी भी कई बार लगातार डीवीज ग्रेन्यूल सब पर राय आई है, खरीदारी करने की राय दी भी है। आइए बढ़ते हैं आगे, और अब वक्त है बैंक से बेनिफिट देखने का। आशीष चतुर्वेदी है तैयार। आशीष जी महीना खत्म होने जा रहा है, कुछ तो स्टॉक बाहर निकालो। अनिल जी आज काफी स्टॉक बाहर निकल आएंगे। फिलहाल अगर आप देखें तो 5 स्टॉक बैंड में, 5 में से 3 निकलने की पूरी तैयारी बना रहे हैं अनिल जी। कौन कौन से? सबसे पहले नाम आता है नाल्को का अनिल जी। यहाँ पर जो मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है घटकर 81% हो गई है, तो ये स्टॉक बैंड से बाहर आएगा। वेदांता ये स्टॉक पर भी नजर रखें, घटकर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट केवल 80% आ गई, यानी बॉर्डर लाइन पर है। और एस्कॉट्स लंबे समय के बाद 71% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, यानी पूरी संभावना है कि एस्कॉट्स जो है बैंड से बाहर निकल आएगा। साथ ही वेदांता और नाल्को, ये 3 स्टॉक जो है ये बैंड से बाहर आएंगे। फ्रेश एंट्री किसी की भी संभावना नहीं लग रही है फिलहाल। बाहर आएगा नेल्को, वेदांता, एस्कॉट्स, ठीक है, नया कोई भी नहीं आएगा। और साथ में ही बेन में फिर बने हुए कौन रह जाएंगे? एक मिनट, नेल का एक तो कोफोर्ज रह जाएगा पैसा, आइडिया, और कौन सा रहेगा? आइडिया। ओके, आइडिया तो है नहीं है बड़ा, आइडिया का कोई टेंशन नहीं। देखो 8-10 रुपए वाला स्टॉक है ना, उसमें तो आदमी डिलीवरी में भी आराम से ट्रेड कर सकता है, तो आइडिया का दिक्कत नहीं है। बाकी जो है वो ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया, ओके बढ़ते आगे। और ये तो हो गया आपका, हाँ बेन से बेनिफिट हो गया। अब आइए कुछ और स्टॉक्स जहां पर एक्शन है भरपूर, अब उस पर भी राय ले ली जाए, और साथ ही कुछ रिजल्ट्स के प्रीव्यू होंगे वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन एक स्टॉक जिनका आमतौर पर जिक्र नहीं, अच्छा एक काम करते हैं, आज सारे ऑटो और ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में बड़ा एक्शन दिख रहा था। अमरा राजा पर रिजल्ट का प्रीव्यू देख लेते हैं, और थोड़ी देर में कुशल हमारे साथ जुड़ेंगे, वो बताएंगे कि अमरा राजा के रिजल्ट्स कैसे आने वाले। लेकिन इस बीच नेस्ले ये भी कमाल कर गया भाई, आज सुबह की नेस्ले की पिक। कुणाल जी, राकेश जी, आपने तो गजब ही कर डाला। मतलब आज मैं तो सोच रहा हूँ आपका दिन ही है क्या आज, जो आप बोलोगे वही होगा, ऐसा तो कुछ नहीं है क्या? मतलब कोई खास दिन है? कुणाल जी, राकेश जी, कैसे नेस्ले आज सुबह आप ही का रिकमेंडेशन है? चले आप इससे राय दें उससे पहले 1 मिनट, वागले साहब की तरफ से वागले का वंडर। तो पहले वागले साहब के लिए बिगुल। बताएं सर।
अनिल जी, मेरे रडार पर अमरा राजा बैटरीज आया है, लेकिन मैं 780 पार होने के बाद ही उसको BTST दूंगा। 780 के पार निकल के होल्ड करता है 780 81 तो फिर बाय करें। 10 रुपए का स्टॉप लॉस, कल के लिए एक 20-25 रुपए मिल सकते हैं। मुझे ये 800-810 तक जाते हुए लगता है। आज रिजल्ट आने वाले हैं वागले साहब, लेके जा। अब 780 में बचा क्या? अब 25 पैसे के लिए क्या ऐसे वागले साहब बार्गेनिंग कर रहे हैं? ले लीजिए ना, कर लीजिए ना, खत्म करिए मैटर को। हाँ, अरे क्या है सर, अरे ऐसा क्या, ले लीजिए सर, ले लीजिए ले लीजिए अरे ले लीजिए सर, हो गया। चलिए 780 पार लीजिए, 783। देखिए आपके चाहने वाले कितने हैं। आप 25-50 पैसे को देख रहे थे, लोगों ने कहा कि वागले साहब इधर इधर उधर में लेके 787 है। और क्या चाहिए आपको लाइफ में? इतना प्यार आपको दर्शकों से मिल रहा है। देखिए 787 हो गया, अब तो ठीक है वागले साहब, खुश? अभी थोड़ा लेट हो गया अनिल जी। हे भगवान, इट्स इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई मिस्टर वागले। जय हो सर आपकी। चलिए, तो अब टारगेट क्या रखना है, स्टॉप लॉस क्या रखना है? 787 तो हो गया, 800-810 का टारगेट, 770 का स्टॉप लॉस, ठीक है? ये 805-810 का टारगेट। अभी आप पहले तो स्टॉप लॉस 783 का रखिए, अभी 792 हो गया। अभी आप पहले रुक जाओ, अभी आप पहले रुक जाओ वागले साहब, अभी रुक जाओ 1 मिनट। अमर राजा के रिजल्ट आ गए आपके बात करते करते। अब ये गलतफहमी में न रहे, आपके और मेरे बोलने से हुआ है, रिजल्ट आने से हुआ है। ये रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। 201 करोड़ का मुनाफा आया है इस वक्त अमर राजा में, लेकिन आपकी टाइमिंग की दाद देनी पड़ेगी। क्या रिजल्ट आने के 2 मिनट पहले ही, आपका 1 मिनट पहले कॉल आया, जो एंट्री कर पाए उन्हें जरूर आनंद की अनुभूति हो रही होगी। 795, 794 ये, लेकिन जो हमारी रेस्ट में है वागले साहब, कॉल आपका, लेकिन मुझे तो हमें एक कुणाल जी से लेना ही लेना है, अनलेस कि कुणाल जी नोटा दे दें कि चलिए आप वागले साहब के पास जाइए, कोई बात नहीं, उनसे ले लीजिए। कुणाल जी बताइए रिजल्ट्स के बाद के अमर राजा के लेवल्स। अनिल जी बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, और वागले साहब की टाइमिंग तो अनिल जी गजब की हुई है। तो जिसने भी सुनकर खरीदा होगा अनिल जी, उसको तो ऑलरेडी बहुत अच्छा प्रॉफिट आ रहा है। मुझे लगता है बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है और ऊपर के लेवल्स आएंगे तो बिल्कुल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें, होल्ड करें। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरी राय में 780 पर रखना चाहिए। बाकी आप वागले जी से कंफर्म करा लें। ओके, तो नजर रखिए अमर राजा पर, बढ़िया ब्रेकआउट आ रहा है। नतीजे भी हमारे अनुमान से बेहतर हैं। हमारा मुनाफे का अनुमान था 174 करोड़ का, तो उसके मुकाबले देखिए तो 201 करोड़ का मुनाफा है। हालांकि पिछली बार मुनाफा 219 करोड़ का था, तो थोड़ा वैसे गिरा है, बट अनुमान से काफ़ी बेहतर आया है। आय में भी आप देखिए तो बढ़िया बढ़त हुई है। 1700 करोड़ से बढ़कर आय आई है 1935 करोड़ की। हमारा अनुमान था 1825 करोड़ का, तो आय में भी एक बड़ी तरह से बीट आया है एस्टिमेट्स के हिसाब से। तो आप मुनाफे और आय दोनों में ही अगर देखें तो एस्टिमेट्स को अच्छी तरह से बीट करा है अमर राजा के नंबर्स ने, और इसलिए आप देख रहे हैं कि स्टॉक पर भी बाजार की तरफ से बढ़िया रिएक्शन मिलते हुए दिख रहा है। एक्सपेंसेस थोड़े बड़े जरूर हैं इस बार, बट ऑपरेशनली भी ठीक ठाक ही नंबर्स लग रहे हैं। वागले साहब 798 पर आ गया है स्टॉक, अब थोड़े रिवाइज लेवल्स भी दीजिए। दीपांशु, पहले तो स्टॉप लॉस 783 का होगा। 800 और 805 के बीच में एक बार बुक कर ले, क्योंकि काफी बड़ी मूव आई है। मेरे को बाय करना था, जैसे 780 क्रॉस किया वो 783 में लोगों को मिला होगा। 787, 88 में बाय करने का कोई मतलब नहीं था, रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं बनता है। अभी आपका स्टॉप लॉस 783, टारगेट 800, 805। ठीक है, 800 के टारगेट के तो बेहद करीब आ ही गया। 798 पर है फिलहाल स्टॉक, तो वो पहले टारगेट आने की तैयारी में। उसके बाद 805 का टारगेट रखिए। 783 पर आपको रखना है स्टॉप लॉस। ये है आपके लिए अमर राजा। 5% की तेजी स्टॉक में आती हुई दिख रही है। आखिरी 10 मिनट ट्रेड के बचे हैं, जल्दी से बिगुल बजाते हैं अनिल जी की फाइनल स्ट्रैटेजी के लिए। अनिल सर, ग्लोबल मार्केट से कोई सहारा नहीं है सर। डाउ फ्यूचर्स एकदम फ्लैट है इस समय, कुछ ज़्यादा बदलाव वहाँ पर नहीं हो रहा है। यूरोप के बाज़ारों में हम कमज़ोरी देख रहे हैं, बट वहाँ पर बड़ी गिरावट नहीं है। बट कल के मुकाबले अगर देखें तो अभी भी 1.5% नीचे फ्रांस के बाज़ार दिख रहे हैं आपको, तो वहाँ पर तो वीकनेस है। बताइए हमारे बाज़ारों के लिए अगर पोजीशन है तो क्या करके जाना चाहिए? जो भी होगा देखो बड़ा होगा।
अब हमारे मार्केट तो मजबूत है, देखो क्लोजिंग तो बहुत बढ़िया हो रही है, स्पेशली बैंक निफ्टी की तो दमदार हो रही है। 24,635 के ऊपर की क्लोजिंग शानदार, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैं ये कहूँगा दो काम कर सकते हैं आप, लॉन्ग बैंक निफ्टी, शॉर्ट निफ्टी। एक काम तो ये कर सकते हैं, हेज होके जाना है तो, कि बैंक निफ्टी लॉन्ग करें तो तेजी होगी ना, बैंक निफ्टी भागेगा फिर, और मंदी होगी तो निफ्टी ज़्यादा गिरेगा, बैंक निफ्टी कम गिरेगा, ये हो सकता है। तो उस लिहाज से आप शॉर्ट निफ्टी कर सकते हो, लॉन्ग बैंक निफ्टी अगर फ्यूचर्स करना है आपकी हेजिंग होगी, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, बैंक निफ्टी लॉन्ग करके जाइए, 24,800 का कॉल ऑप्शन ले लीजिए, 25,000 का बेच कर जाइए, और अगर आपको ज़्यादा रिस्क रखनी है 25,200 का बेच के जाइए। तो ये आपके लिए एक तरीका हो गया। निफ्टी में 11,900 का कॉल ऑप्शन खरीदिए और 12,000 के 2 बेच दीजिए। निफ्टी में 2 बेचना है, ध्यान रखिएगा दीप, निफ्टी में 2 बेचना है, 11,900 का एक लेकर 12,000 का 2 बेचना है, और बैंक निफ्टी में 24,800 का एक लेकर 25,000 का, अगर आपको रिस्क कम रखनी है तो 200 पॉइंट ऊपर का ही बेच दीजिए, रिस्क आप ज़्यादा रख सकते हो तो 25,200 का बेच दीजिए। ये स्ट्रेटेजी करके आपको जाना चाहिए, सिंपल ये है आपके लिए इस वक्त आपके लिए ये स्ट्रेटेजी। अच्छा, अमरा राजा से मुझे याद है, मुझे बहुत दिनों बाद मैं सोच भी रहा था कि कुछ स्टॉक्स है ना, सिद्धार्थ जी हमारे जल्दी से चेंज नहीं करते, जैसे जैसे उनकी रिकमेंडेशन का स्टॉक का भाव बढ़ता जाता है वो उसका भाव बढ़ाते जाते हैं और अगले टारगेट बढ़ाते जाते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते ही सिद्धार्थ जी ने पहली बार अमरा राजा रिकमेंड किया। सिद्धार्थ जी सही याद है मुझे? सर ऐसा है कि आपकी जो मेमोरी है इसके ऊपर तो हम चैलेंजेस ले सकते हैं किसी के साथ। क्या बात। तो आपकी राय दीजिए, रिजल्ट के बाद कायदे से मुझे आपकी राय लेनी चाहिए, आपकी तो रिकमेंडेशन भी है, फंडामेंटल रिकमेंडेशन है, बताएं सर क्या करना है। बहुत अच्छे नतीजे आए हैं। हमें अमरा राजा बैटरीज बहुत अभी फ्रेशली पसंद आ रहा है। 907 का हमारा टारगेट है, और ये नतीजे अच्छे आने के कारण है, और सबसे बड़ा कारण है कि इन्होंने अपने बैटरीज में कुछ टेक्नोलॉजी चेंज की है टू व्हीलर्स बैटरी में, जिसके कारण टू व्हीलर्स ओईएम सेगमेंट में बहुत अच्छा सेल्स हो रहा है। और आप देख रहे हैं कि हीरो के, बजाज के सबके आंकड़े अच्छे आ रहे हैं, सेल्स नंबर्स। तो इस कारण से भी अमर राजा का बहुत बड़ा पुश है। पर एक चीज ध्यान रखना है कि अमर राजा बैटरीज में रिप्लेसमेंट डिमांड भी बहुत जोरदार आ सकती है। टेक्नोलॉजी चेंज की है तो बहुत बेहतरीन कंपनी, फंडामेंटली नतीजे अच्छे कर सकते हैं आने वाले टाइम में भी। 907 टारगेट है, 907 का टारगेट, खरीदारी करने की राय अमरा राजा बैटरीज पर। आइए अब वक्त है कैश का ऑप्शन का। जय ठक्कर आज कनेक्टिविटी की वजह से थोड़ी सी देर हो गई, लेकिन बिगुल के साथ जल्दी से जैसे करते हैं बात। बताएं जय, कैश का ऑप्शन। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी, मॉर्निंग में जो निफ्टी हमने रेकमेंड किया था वो उसके जो टारगेट्स हासिल हो चुके हैं, वहाँ पर डेफिनेटली लोगों ने प्रॉफिट बुक किया रहेगा। अब मैं देना चाहूँगा बैंक निफ्टी पर एक इन द मनी कॉल ऑप्शन। बैंक निफ्टी 24,760 के आसपास ट्रेड कर रहा है स्पॉट में। मेरा रिकमेंडेशन है 24,700 का कॉल ऑप्शन खरीदने का, जो करीब अभी 309-310 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसको खरीद के चले। 173 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट बनता है 415 का, दूसरा टारगेट बनता है 480 का। 415, 480 ये दो टारगेट्स के लिए बैंक निफ्टी का 24,700 का कॉल ऑप्शन खरीदिए। 309, 310 के आसपास एंड 173 का स्टॉप लॉस रहेगा अनिल जी। परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया। बैंक निफ्टी का 24,700 का इन द मनी कॉल। इतनी देर कहाँ थे जय आप? मतलब 3 बजे से हम इंतजार कर रहे हैं कि जय आएंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी पर ऑप्शन की खरीदारी देंगे, बाय कॉल आएगा उनका। तगड़े आपके बाय कॉल का इंतजार था। चलिए कोई बात नहीं, इस चक्कर में हमने बढ़ने भी नहीं दिया ज़्यादा। हमने कहा ज़्यादा बढ़ने के बाद फिर आप मना कर देंगे, तो हमने कहा रोक के रखो। 173 का स्टॉप लॉस, 173 का, 310 का के आसपास की एंट्री, 415, 480 का टारगेट। कल आ जाना चाहिए जय, लेट आने की ये आपको एकदम पेनल्टी है। अच्छा, निफ्टी पर? निफ्टी अनिल जी मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि 12,000 हमने देखा ये सीरीज में क्लियरली एक रेजिस्टेंस प्रूव करते आया है। सो अनिल जी वो 12,000 निकलना बहुत ही ज़रूरी है निफ्टी पर। मॉर्निंग में अट्रैक्टिव लेवल्स पे था, बट अब 100 पॉइंट ही बचा है वहाँ पे, तो बैंक निफ्टी ज़्यादा मजबूत लग रहा है। आते और इस बीच जो लोग सोचते हैं कि वागले साहब की टाइमिंग परफेक्ट थी, अमरा राजा के रिजल्ट आने के ठीक 1 या 2 मिनट पहले वागले साहब ने कहा कि चलो खरीद लीजिए, टाइमिंग ही परफेक्ट नहीं है।
लेवल्स भी परफेक्ट हैं। 810 रुपए का टारगेट दिया था और यू टर्न लिया इस स्टॉक ने 799 799 से, एग्जैक्टली टारगेट के वहीं से यू टर्न लेकर वापस वहां आने की कोशिश कर रहा है जहां से चलने की इसने कोशिश की थी 780 के आसपास। 780 के नीचे का इंतजार कर रहे थे वागले साहब और इसलिए हमने कहा कि आप अभी तुरंत प्रभाव से कर लीजिए। तो 800 का टारगेट भी वागले साहब का हासिल हुआ और वापस से नीचे की तरफ भी थोड़ा आया है। प्रॉफिट बुकिंग इस वक्त आपको नजर आएगी। चलिए आइए एक और स्टॉक है जिस पर राय लिया जाए और वो है एसीसी, जहां पर सिमी जी की तरफ से आज सुबह खरीदारी करने की राय थी। स्टॉक बढ़िया मजबूती के साथ भी चला भी। विश्वेश जी, इसके चार्ट्स और वायदा कारोबार के आंकड़े देखिए, क्या करना है? देखिए सीमेंट स्टॉक में मूवमेंट है और एसीसी इज टर्निंग आउट टू बी द वन ऑफ द बिगेस्ट गेनर। लेकिन अनिल जी 1700 के कॉल में 1 लाख शेयर है और 2 दिन एक्सपायरी को है। मुझे लग रहा है कि 1700 का जो लेवल है वो बहुत डिसाइसिव है, बिकॉज 2019 में 3 बार इसने 1700 के आसपास अटेम्प्ट की थी, नहीं क्रॉस करी है। मेरे हिसाब से ये उस रेंज में जा रहा है। अगर ये रेंज निकल गई तो एसीसी कुड बी दी स्टर्न अप परफॉर्मर टिल 1860 ऑल्सो। तो 1700 की क्लोजिंग के ऊपर फ्रेश एंट्री करनी चाहिए। अभी अगर आज के दिन में आपने खरीदारी की है तो मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड फ्रेश एंट्री के लिए बेटर नहीं है, इनफैक्ट प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए एसीसी के फ्यूचर पर आए। चलिए समापन समारोह होने वाला है जल्दी से अगले 45 सेकंड के लिए मार्केट देगा। क्या बात है, वाह। 12,000 के 11,900 के बेहद करीब निफ्टी बंद हो रहा है। 117 अंक मजबूत है, 11,885, वेरी नाइस। 24,800 के बेहद, अच्छा बाय द वे 24,823 का हाई बनाया था 21 तारीख को, 21 अक्टूबर को 24,823 और 24,635 का बनाया था क्लोजिंग हाई। तो क्लोजिंग हाई तो हमने पार कर लिया आराम से, बहुत बढ़िया से 150 पॉइंट ऊपर उसके ऊपर जा रहे हैं। तो बैंक निफ्टी ने तो बता दिया भाई मेरे में ताकत है। निफ्टी अभी थोड़ा सुस्त है, रिलायंस साथ नहीं दे रहा ना, इसलिए थोड़ा सा सुस्त है। तो चलिए बैंक निफ्टी से लीडरशिप आ रही है और एक बेहतरीन क्लोजिंग बैंक निफ्टी में मिली। निफ्टी मजबूत, निफ्टी सिर्फ 1%, ये है कमाल आपके लिए इस वक्त। आइए घंटी की मधुर आवाज आपकी कानों में गूंजती हुई। प्रोविजनल क्लोजिंग 118 अंक ऊपर 11,886, 692 अंक ऊपर 24,768 बैंक निफ्टी और सेंसेक्स 358 अंक ऊपर 40,500 पर बंद होता हुआ। फाइनल क्लोजिंग का करेंगे इंतजार, लगभग इन्हीं लेवल के आसपास आएगी, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आपके लिए शाम के 6 बजे का विशेष शो ये बता दें आपको, और ये शो कोरोना पर ही फिर से होगा। काफी समय बाद फिर से अब वापस शो जो है कोरोना पर आते हुए दिख रहे हैं। अच्छा, इस बीच एक और दिलचस्प फैक्ट आपके लिए, 1996 में निफ्टी जब शुरू हुआ, निफ्टी इंडेक्स जब बना, उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार कि शुरुआती जो 27 दिन अक्टूबर के महीने के रहे उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 नेगेटिव क्लोज मिली है। यानी कि अब तक का सबसे बेहतरीन निफ्टी के लिए अक्टूबर का महीना रहा है 1996 के बाद अब तक। 27 अक्टूबर, आज 27 अक्टूबर है, 27 दिन सिर्फ 3 बार निफ्टी नेगेटिव क्लोज हुआ है। तो 1996 से कितने साल हो गए? 24 साल। 24 साल में ये सबसे बढ़िया महीना है अक्टूबर का निफ्टी के लिहाज से। नेगेटिव क्लोजिंग कम से कम हुई है। आइए कोरोना के आंकड़ों पर जो हम बात कर रहे थे उस पर लौटते हैं। देश में कोरोना के आंकड़े काफी राहत देने वाले हैं, उम्मीद है आगे भी सब कुछ ठीक ठाक बढ़िया अच्छा रहेगा। लेकिन दिल्ली से थोड़ी सी चिंता की बात आती हुई दिख रही है। कुणाल जी, राकेश जी कृपया ध्यान दें। पारा गिरने मतलब जो थोड़ी ठंड बढ़ रही है, गर्मी कम हो रही है और इसके साथ ही जो पोल्यूशन बढ़ रहा है, इससे अब दिल्ली में अब हर रोज 4,000 से ज़्यादा नए केस आ रहे हैं। पहले बीच में कम हो गए थे, अब 4-4 हज़ार आ रहे हैं। चिंता की बात यह है कि इसी तरह का पैटर्न हमें फ्रांस में दिखा, स्पेन में दिखा, यूरोप में दिखा और कुछ हद तक अब अमेरिका में फैल रहा है। तो ये पैटर्न जो यूरोप से अमेरिका में पहुंचा है, ये दिल्ली में नज़र आ रहा है थोड़ा सा, जहाँ पर यूरोप और अमेरिका में कोरोना की दूसरी वेव आई है उस हिसाब से। तो क्या ये दिल्ली के आंकड़े दिल्ली वालों को और पूरे देश वालों को सावधान करने की तरफ इशारा कर रहे हैं? अलर्ट रहे। क्या कोरोना के ओवरऑल आंकड़े जो गिर रहे हैं उनको देखकर हम खुश हो जाएंगे, चलो बढ़िया है सब कुछ ठीक है, या फिर दिल्ली में जो वापस ये बढ़ रहे हैं इनको देखकर थोड़ा सावधान रहना है? ये इस वक्त की चर्चा का विषय है और इसी पर शाम 6 बजे होगी बातचीत। सावधान रहना, लौट रहा कोरोना। तो ये है आपके लिए खास शो। 2 खास मेहमान, सेंट माइकल हॉस्पिटल चाइना से डॉक्टर संजीव चौबे, वो मेडिकल डायरेक्टर हैं वहाँ पर, वो हमारे साथ जुड़ेंगे, और मैक्स हेल्थ केयर के सीनियर कंसल्टेंट
डॉक्टर मनोज कुमार होंगे, जो बताएंगे आपको आसान भाषा में इस मुद्दे पर पूरा विश्लेषण। हैशटैग का इस्तेमाल कीजिए, आपकी खबर आपका फायदा, ये है हमारा विशेष शो, कंज्यूमर्स के हित में जरूर देखेगा। और इसमें आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं, राय देना चाहते हैं, तो इस हैशटैग के साथ इस्तेमाल करें। बंसल जी, ये दिल्ली के आंकड़े आ रहे हैं, वाकई में दिल्ली में कुछ चिंता की बात है या अभी शुरुआती आंकड़े तो डर नहीं है? कैसा क्या माहौल क्या है वहां पे? देखिए अनिल जी, दिल्ली में तो काफी खराब आंकड़े हैं, काफी खराब स्थिति है। और जो आपने बिल्कुल बोला वो शब्द बाय शब्द अनिल जी बिल्कुल ठीक है। तो जो अभी आपने बोला अनिल जी सेफ रहें, तो बिल्कुल आपने एक बार पहले भी बोला था कि भैया सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क पहने, सैनिटाइजर यूज करें। तो अनिल जी उसका पूर्ण रूप से पालन कर रहे हैं, घर पे बिल्कुल रह रहे हैं, मतलब कि बाहर भी नहीं जा रहे हैं। और बाकी दिल्ली वासियों से भी यही अपील है कि इन 3 चीजों का, मास्क का, सोशल देखिए ये तो मोदी जी ने बोला था, मैंने तो जो उन्होंने बोला वही दोहराया कि मास्क पहने, दो गज की नहीं जी नहीं देखिए अनिल जी, एक बार मैंने और ये शिकायत करी थी कि मेरा गाड़ी में चालान कट गया, अकेला चला रहा था, तो आपने बोला था भैया चालान ठीक कटा है, मास्क पहनना चाहिए। तो अनिल जी मतलब कि ऑन अ लाइटर नोट, मतलब कि मास्क भी लोग, तो अनिल जी उस दिन आपने बोला था, देखिए मोदी जी ने तो बोला है, बट आप मेरे को तो आपने बोला था और आपके व्यूअर्स को तो आपने बोला था और बड़ा सिंसियरली बोला था। तो यही अपील मतलब कि दोबारा मेरी आपसे बोलूंगा कि आप एक बार दिल्ली वासियों से दोबारा से शाम को अपील करें कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। दिल्ली की हालत वाकई में काफी खराब है। न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश और दुनिया के लोगों के लिए अपील है कि भाई एसएमएस का इस्तेमाल करें। एसएमएस, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर, ये तीनों का इस्तेमाल करते रहें और चलते रहें। एसएमएस का मतलब ये नहीं कि जो मैसेज आया कोरोना को लेकर वो आगे फॉरवर्ड कर दिया दूसरों को, उससे कोरोना उससे नहीं बचेंगे इन 3 चीज़ों से। विशेष टिप्पणी कुणाल जी की। कुणाल जी बोलिए। अनिल जी मैं ये कहना चाहता था, इसमें साथ में जोड़ दीजिए अनिल जी कि जो छोटी साइकिलें चला रहे हैं वो हेलमेट और मास्क जरूर पहने अनिल जी। बंसल जी के लिए ये राय आ चुकी है, बंसल जी इसका पूरा पालन करें, समझ तो गए होंगे आप। जी सिद्धार्थ जी। अनिल जी, आपने जो ये एसएमएस का प्रयोग किया था वो पहले भी किया हुआ है, बट बहुत महत्वपूर्ण दिन में आपने किया था। आप तो है ही हमारे गुरु, तो आपने टीचर्स डे के दिन एसएमएस का प्रयोग किया था, सबको कहा था कि एसएमएस का प्रयोग करें कोविड के टाइम पे, तो वो तब से चला आ रहा है। नहीं बिल्कुल ठीक बात है। इसका पालन जितना करें। एक्चुअली क्या हो रहा है, जब मतलब है ना कोरोना के केस कम थे तो लोग इतने सावधान थे, और जब बढ़ गए तो लोग लापरवाह हो गए, उल्टा हो गया काम। मतलब हालांकि तब भी लापरवाह नहीं होना था, वो तो ठीक था, लेकिन अब तो बिल्कुल नहीं होना है। तो चलिए, ये शाम का 6 बजे का शो मिस मत करिएगा, आपके लिए होगा। आज लौट रहा है कोरोना, सावधान रहना, यह है आपके लिए खास शो आज के लिए। शाम 6 बजे मिस मत करिएगा। आइए आप सभी से विदा लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी, सुमित जी, विश्वेश जी, कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब और नितिन जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया।